ऑल राइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस देखा था, और फिर हमने मैनी कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंगल प्लेन, एक्टिंग इन द सेम प्लेन, हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। हमने एक एग्जांपल देखा था। गुफ्तगू को यहीं से आगे ले जाते हैं इंशाल्लाह। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। तो इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल से क्या मुराद है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, the vector sum of the forces acting is zero. That is, the sum of the components in any direction is zero. अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में जो वेक्टर सम होगा फोर्सेस का, दैट वुड बी जीरो। दैट इज द सम ऑफ द कंपोनेंट्स इन एनी डायरेक्शन विल बी जीरो। मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स हमने लास्ट क्लास में सीखा था। रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है उसे भी जीरो होना चाहिए, और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट वो भी जीरो होगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है इसका मतलब रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो भी जीरो होगा, और रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है वो भी जीरो होगा। अच्छा, रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट को हमने सिग्मा एक्स कहा था, जिसके लिए हम राइट वर्ड माइनस लेफ्ट वर्ड करके सिग्मा एक्स निकाला करते थे। तो अगर रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जीरो है मतलब सिग्मा एक्स जीरो है, इसका मतलब राइटवर्ड कंपोनेंट्स लेफ्टवर्ड कंपोनेंट्स, राइटवर्ड कंपोनेंट्स में से लेफ्टवर्ड कंपोनेंट्स माइनस करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। तो राइट माइनस लेफ्ट इक्वल टू जीरो से हमें मिला राइट इक्वल टू लेफ्ट। इसका मतलब तमाम राइटवर्ड कंपोनेंट्स तमाम लेफ्टवर्ड कंपोनेंट्स के बराबर होंगे। सिमिलरली रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट भी जीरो है मतलब सिग्मा वाई जीरो है, मतलब अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड जीरो के बराबर है, जिससे हमें पता चला कि अपवर्ड इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड। तब ये बात बिल्कुल जहन में अच्छे से बिठा लें कि वेन एवर द एग्जामिनर मेंशंस दिस वर्ड इक्विलिब्रियम, then this means the resultant force in any direction is the resultant force is zero, and the sum of the components in any direction is zero. Therefore, all rightward components will be equals to leftward components, and all upward will be equals to downward. आप रिजॉल्विंग करेंगे, जितनी फोर्सेस भी दी होंगी, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, अगर तो मुझे मेंशन्ड है कि वो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद तमाम अपवर्ड फोर्सेस निकालेंगे, तमाम डाउनवर्ड निकालेंगे, और तमाम अपवर्ड को तमाम डाउनवर्ड से इक्वेट कर लेंगे। इसी तरह रिजॉल्विंग करने के बाद तमाम राइटवर्ड्स एक तरफ, तमाम लेफ्टवर्ड्स दूसरी तरफ, एंड वी विल इक्वेट बोथ ऑफ देम। तो राइटवर्ड्स इज इक्वल्स टू लेफ्टवर्ड्स एंड अपवर्ड्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड्स। बहुत सारे सवालात में ये चीज हम देखेंगे जब इक्विलिब्रियम लिखा हुआ होगा तो। अच्छा, एक मेथड ऐसा है जो हमेशा एप्लीकेबल होता है, जिसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस। जब भी कोई पास पेपर का सवाल आता है तो रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस वो मेथड है जो हमेशा एप्लीकेबल होता है। रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस इज समथिंग दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। तो अगर कभी सवाल में इक्विलिब्रियम का सवाल होता है या रिजल्टेंट निकालने वाला सवाल होता है, हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट जब निकालना होता है तो रिजल्टेंट का एक्स और रिजल्टेंट का वाई निकालते हैं, राइट माइनस लेफ्ट और अप माइनस डाउन करके। और फिर हमने जो मेथोडोलॉजी सीखी थी पाइथागोरस थ्योरम से, रिजल्टेंट फोर्स निकलती है और ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू एंगल निकलता है, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम होगा तो फिर हम तो भी रिजॉल्विंग करने के बाद तमाम अपवर्ड्स एक तरफ, तमाम डाउनवर्ड्स दूसरी तरफ इक्वेट कर देंगे, तमाम राइटवर्ड्स एक तरफ, तमाम लेफ्टवर्ड दूसरी तरफ इक्वेट कर देंगे। लेकिन एक मेथड ऐसा है जो बाज औकात अक्सर रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस से ज्यादा क्विक होता है, और उस मेथड का नाम है लेमाइस थ्योरम। अब सिलेबस ने वाजे तौर पे ये चीज मेंशन की है। अच्छा, सिलेबस 2020 में जब अपडेट हुआ उसके बाद मजीद अपडेट नहीं हुआ, फिर वही चल रहा है 2020 से जो शुरू हुआ। तो उससे पहले तो इसने कोई बात ही नहीं की थी। उसके बाद इसने वजाहत भी की मार्किंग स्कीम में, सॉरी सिलेबस के अंदर, कि लेमाइस थ्योरम या ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस ये रिक्वायर्ड नहीं है बाय द सिलेबस।
लेकिन अगर बच्चा इसका इस्तेमाल करता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, 2020 से पहले सिलेबस में तो नहीं लिखा था, लेकिन 2020 से पहले जो सवालात आते थे उसमें जो मार्किंग स्कीम थी उसमें ये पॉसिबल मेथड्स में लिखा हुआ होता था। और अब वैसे भी ए लेवल का कोई भी कंपोनेंट हो, उसमें एग्जामिनर ने एक बात वाजे तौर पे लिखी हुई है कि भाई कोई भी ऐसा मेथड जो सिलेबस की रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, कोई भी ऐसा मेथड जो सिलेबस की रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, अगर एग्जाम बच्चा वो इस्तेमाल करता है और अगर वो लॉजिकली सही है, उसकी वर्किंग शो हुई हुई है, तो उस पे क्रेडिट दिया जाएगा, मतलब उस पे मार्क्स मिलेंगे, उसके लीडर को सही समझा जाएगा। और लेमाइस के बारे में तो वो खुद कह रहा है कि भाई इसको इस्तेमाल सिलेबस में भी कह रहा है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है बट इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब सर सिलेबस में नहीं है तो क्यों सिखा रहे? सिलेबस में नहीं है तो इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इसको सिखाने से आपको बहुत फायदा होने वाला है। और ये फायदा आप जो एग्जाम्पल में करवाने वाला हूँ उसमें ही आपको नजर आ जाएगा कि हाउ क्विक दिस लेमाइस थ्योरम इज। लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। अल्टीमेट बात यह है कि दिस इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, बट व्हेन इट इज एप्लीकेबल देन इट एट टाइम्स इट इज वेरी क्विक टू यूज। बहुत एफिशिएंट है ये। तो लेमाइस थ्योरम इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द सिलेबस but is acceptable, and it is why why am I teaching this? Because it is easier to use in certain questions. अब लेमाइस थ्योरम क्या कहता है, जरा ये देखें। लेमाइस थ्योरम states when three coplanar forces simultaneously acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. Each force is proportional to the sine ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। अब देखें, तीन फोर्सेज हैं जो इस पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेज एक्ट कर रही हैं एंड अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, ए बी एंड सी। और एंड दीज थ्री फोर्सेज आर in such a way that they are in equilibrium. They are acting at a point in such a way that they are in equilibrium. मतलब इनका रिजल्टेंट इन तीनों फोर्सेस का जीरो है। तो एक तो ये मेथडोलॉजी है कि भाई जो फोर्स भी है उसका तो खैर रिजॉल्विंग करने का फायदा नहीं है, रिजॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि उसका एक ही कंपोनेंट है डाउनवर्ड्स। जो फोर्स सी है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक राइट होगा एक अप होगा। जो फोर्स ए है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक लेफ्ट होगा और एक अप होगा। तो रिजॉल्विंग करने के बाद अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड से एक इक्वेशन बन सकता है, राइट इक्वल टू लेफ्ट से दूसरा बन सकता है, और फिर कुछ कुछ ना कुछ हमें हासिल हो जाएगा। तो रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस तो काम कर सकता है। बट क्योंकि ये तीन फोर्सेज हैं और ये तीन फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हैं, तो याद रखें व्हेन एवर देयर आर थ्री कोप्लेनर फोर्सेज, दो कंडीशंस है मैंने बोल्ड की हुई। पहली कंडीशन है थ्री कोप्लेनर फोर्सेज होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। ये दोनों बातें जब जमा हो जाएं तो आप समझ जाएं कि लेमाइस थ्योरम लग सकता है। और लेमाइस थ्योरम साइन रूल की तरह है। साइन रूल में कैसे हम क्या करते थे, एंगल का और साइड का रेशो लेते थे। जैसे ए अपॉन साइन है, जो एंगल था उसके साथ साइन लेते थे, तो साइन ए अपॉन ए करते थे या ए अपॉन साइन ए करते थे। ए अपॉन साइन ए इक्वल्स बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी करते थे ना ऐसे। बिल्कुल इसी तरह लेमाइस थ्योरम भी है। वो कह रहा है जैसे फोर्स ए अगर है तो फोर्स ए अपॉन साइन ऑफ एंगल विच इज बिटवीन फोर्सेस बी एंड सी, each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. ओ लेवल में जिस तरह साइन रूल था बिल्कुल उसी तरह लेमाइस थ्योरम। साइन रूल ट्रायंगल पे लगता था, ये थ्री कोप्लेनर फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम पे लग रहा है बट है उसी तरह का। तो इसका मतलब ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। तो अल्फा बीटा गैमा। तो अगर आप फोर्स ए ले रहे हो तो एंगल बी, जो फोर्स बी और सी के दरमियान एंगल है वो साइन के साथ ले रहे हो। फोर्स बी ले रहे हो तो जो फोर्सेस ए और सी के दरमियान एंगल बीटा है उसे ले रहे हो। फोर्स सी ले रहे हो तो साइन के साथ आप गैमा ले रहे हो जो कि फोर्सेस ए और बी के दरमियान। तो ये अंग्रेजी की तर्जुमानी मैंने कर दी। तो अब देख सकते हैं ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स बी अपॉन साइन बीटा इक्वल सी अपॉन साइन गैमा, एंड दिस इज नोन एज लेमाइस थ्योरम। लगता कब है, जब थ्री कोप्लेनर फोर्सेज हो और इक्विलिब्रियम में हो। बस ये इसकी लिमिटेशन है, इसके अलावा ये नहीं लगेगा। अब एक सवाल हम बात का करने जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल इरेज करूंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसको इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं, 6 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। ईच ऑफ थ्री लाइट स्ट्रिंग्स हैज अ पार्टिकल अटैच्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स।
each of the three light strings has a particle attached to one of its ends. यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, और थ्री लाइट स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग्स को लाइट क्यों कहा जाता है, ध्यान में रखें, क्योंकि उनका वेट नेग्लिजिबल है, उसे इग्नोर करना है, उसका वेट का जिक्र नहीं होना है, इसलिए लाइट लिख दिया जाता है। तो ईच ऑफ थ्री लाइट स्ट्रिंग्स हैज अ पार्टिकल अटैच टू वन ऑफ इट्स एंड्स। स्ट्रिंग वन में एक पार्टिकल W1 वेट है उसका, एक 5 न्यूटन का है और एक W2 न्यूटन का है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स आर टाइड टुगेदर एट अ पॉइंट ए। अब ये जो स्ट्रिंग है ये भी पॉइंट ए पे बंधी हुई है, ये वाली भी पॉइंट ए पे टाई हुई भी है, और ये वाली तो पॉइंट ए से ही नीचे आ रही है। द स्ट्रिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का ध्यान में रखें कि अगर आप रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस भी यूज करेंगे तो अप इक्वल्स टू डाउन, राइट इक्वल्स टू लेफ्ट करेंगे, और इक्विलिब्रियम में, और अगर थ्री होंगी कहीं, थ्री कोप्लेनर फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम होंगी तो लेमाइट भी लगा सकते हैं। द स्ट्रिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम विद टू ऑफ देम पासिंग ओवर फिक्स्ड स्मूथ हॉरिजॉन्टल पेग्स। ये आप देखें, यहाँ भी आपको पुली नजर आ रहा है, ये भी पुली है, दो पुली हैं, हॉरिजॉन्टल पेग्स हैं। और जब पुली होता है ना तो याद रखें पुली के दो हिस्से होते हैं, दोनों हिस्से जो है एक ही स्ट्रिंग के दो हिस्से हैं ये। तो हमेशा याद रखें टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द पुली एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। ये आगे बुलेट फॉर्म में पॉइंट्स लिखे हुए भी हैं बुलेट फॉर्म में, कि अगर हम पुली वाला केस देख रहे होते हैं तो टेंशन जो है टुवर्ड्स द पुली एक्ट करती है, दोनों हिस्सों की। यहाँ भी टेंशन, जो स्ट्रिंग में जो फोर्स होती है ना, अब एक स्ट्रिंग अगर मैं ऑब्जेक्ट पे लगा के उसको स्ट्रिंग को खींचूंगा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पुल होगा या पुल होगा, तो वो जो स्ट्रिंग में जो कुवत होगी, जो ताकत होगी, जो फोर्स होगी, उसको टेंशन कहा जाता है। तो हमेशा याद रखें जब भी हमें स्ट्रिंग की बात होगी तो स्ट्रिंग में टेंशन होती है, और इस तरह से अगर पुली होती है तो जो दो हिस्से होते हैं दोनों हिस्सों में टेंशन होती है जो कि सेम होती है, और वो टुवर्ड्स द पुली एक्ट कर रही होती है। द स्ट्रिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम with two of them passing over fixed smooth horizontal pegs and with the particles hanging freely. The weights of the particles and the angles between the sloping parts of the strings and the vertical. जो स्लोपिंग पार्ट्स हैं स्ट्रिंग के और जो वर्टिकल है उसके दरमियान एंगल दिए हुए हैं, आर एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ W1 एंड W2। अच्छा, अब देखें W1 की वैल्यू भी निकालनी है, वेट 1 की भी और वेट 2 की भी। अब मैं सबसे पहले आपको एक नसीहत करूंगा जो आपने हमेशा याद रखनी है। whenever there are multiple objects or multiple particles in a particular diagram, you have to consider each one of them one by one। एक एक करके आपने सबको कंसिडर करना होगा, वन बाय वन यू विल हैव टू कंसिडर ईच वन ऑफ देम। तो सबसे पहले अगर आप पार्टिकल वन को कंसिडर करते हैं तो याद रखें वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। अच्छा, मुझे पता है बहुत सारी बातें फिजिक्स वाले बच्चे होते हैं, आप लोग एएस में भी फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, ए टू में भी आपने पढ़ी होती है फिजिक्स, कुछ एएस वाले ले रहे होते हैं, कुछ ए टू वाले ले रहे होते हैं, तो हमें बहुत कुछ पता भी होता है, बट मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को इस तरह से कवर करता हूँ जैसे कि आप फिजिक्स भी नहीं जानते। तो इसलिए मैं हर बात आपको कवर करूंगा, तो उसमें कुछ बातें अगर आप जानते भी हैं तो आप वो सुन लीजिएगा, और कुछ चीज़ें नहीं जानते या कच्ची हैं तो पक्की हो जाती। तो मैं आपको हर बात कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं। वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। तो अगर हम W1 को कंसिडर करेंगे तो वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अच्छा, वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, टेंशन विल बी एक्टिंग अवे। टेंशन का उसूल ये है, टेंशन एक्ट्स टुवर्ड्स द पुली। एंड टेंशन का एक और उसूल है, वेन एवर वी आर कंसिडरिंग एनी पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट, टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। जिस ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को कंसिडर करते हैं ना, टेंशन हमेशा उससे अवे एक्ट करती है। तो इसीलिए जब मैं ऑब्जेक्ट वन को कंसिडर कर रहा हूं तो नीचे की तरफ है W1, वेट 1 नीचे की तरफ है, एंड ऊपर की तरफ है टेंशन इन स्ट्रिंग 1, T1। अच्छा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है और कोई मजीद फोर्सेस पार्टिकल वन पे, इस वाले पार्टिकल पे मजीद कोई फोर्सेस नहीं है, इस पार्टिकल पे जितनी फोर्सेस थी सब कंसिडर कर ली, एक अपवर्ड्स है एक डाउनवर्ड्स है, और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है मूवमेंट नहीं है तो कोई भी बड़ी नहीं है, दोनों बराबर है। तो हम लिख देंगे T1 इज इक्वल टू W1। अच्छा, फिर हम आ जाएंगे दूसरे पार्टिकल पर। नीचे की तरफ वेट है, अभी लिखा हुआ आ जाएगा जब मैं लिखूंगा, तो अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। नीचे की तरफ वेट है, ऊपर की तरफ टेंशन 2 है। वेट जो है वो 5 न्यूटन है, तो हम लिख देंगे अप इक्वल टू डाउन, टेंशन 2 इक्वल टू 5 न्यूटन। फिर हम यहाँ आएंगे, नीचे की तरफ वेट है, ऊपर की तरफ टेंशन है, टेंशन 3, तो कह देंगे टेंशन 3 इज इक्वल टू वेट 3।
तो यहाँ से आ गया T1 इक्वल्स W1, T2 इक्वल्स 5 एंड T3 इक्वल्स W2। अच्छा अब देखें ये जो है T1 है, इसी तरह ये भी T1 है, और हमने T1 को W1 के बराबर कहा, लिहाजा ये भी T1 W1 के बराबर होगा, तो ये चीज W1 कहलाएगी। इसी तरह यहाँ T2 है, नीचे की तरफ W2 है, तो T2 W2 के बराबर है, और मैंने कहा था टेंशन दोनों हिस्सों में होती है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें भी टेंशन है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू W2। इसी तरह जब हम W1 कंसिडर कर रहे थे, टेंशन एक्टिंग अवे फ्रॉम W1 एंड टुवर्ड्स द पुली। जब हम पॉइंट ए कंसिडर कर रहे हैं तो टेंशन एक्टिंग अवे फ्रॉम पॉइंट ए एंड टुवर्ड्स द पुली। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द पुली। दोनों बातें एक साथ मीट हो रही है। ए को कंसिडर करेंगे तो टेंशन अवे फ्रॉम ए होगी और टुवर्ड्स द पुली होगी, और किसी इंडिविजुअल पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं W1 को, तो भी टेंशन अवे फ्रॉम W1 है एंड टुवर्ड्स द पुली है। अच्छा, T1 इज W1, T2 इज 5, T3 इज W2। अब याद रखें, इस तरह के सवालात अगर आपने सॉल्व करने हैं तो आपने अल्टीमेटली उस पॉइंट को कंसिडर करना है जहां सब स्ट्रिंग्स टाई हुई थी। अच्छा, ये जो कुछ सवालात मैंने एग्जांपल्स में शामिल किए, याद रखें ये सवालात मैकेनिक्स के अंदर कुछ सवालात ऐसी किस्म के हैं जो कि हर 4-5 साल में एक दफा देता है। मतलब अगर आप 10-15-20 पेपर्स ईयरली की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1-2 दफा ऐसे सवालात मिलेंगे, ये नहीं कि हर दफा सवाल आ रहा होगा। वैरायटी बहुत ज्यादा है रिजॉल्विंग फोर्सेस। तो मैंने ऐसे स्पेसिफिक केसेस जो हैं उसको एग्जाम्पल का पार्ट बनाया है, जो बहुत रेयरली आते हैं, ताकि जब अचानक 2-3-4 साल बाद भी आए तो आपके नोट्स में वो मौजूद हो, ताकि आप जब नोट्स रिव्यू करके गए हो कैम्ब्रिज के एग्जाम में तो आपको वो जहन में बैठा हो। पास पेपर जो रिसेंट ईयर के प्रैक्टिस करके जाते हैं ईयरली के अंदर वो तो याद ही होते हैं, लेकिन जो पुरानी चीजें होती हैं कुछ जो टॉपिकल में की होती हैं वो बाजों का जहन से निकल जाती हैं, क्योंकि टॉपिकल एंड में तो नहीं कर रहे होते, हम अक्सर नहीं कर रहे होते। जबकि मैं रिकमेंड करता हूँ टॉपिकल इस तरह से करें कि उसके मुश्किल सवाल को मार्क करें, और उन मुश्किल सवाल को आखिरी कुछ एग्जाम से दिन पहले इसको रिव्यू जरूर करें, तो टॉपिकल का सही मानों में फायदा होता है। वरना उसको साइड लाइन कर देंगे तो मजा नहीं रहता, क्योंकि करंटली अब लेटेस्ट अब जितने भी ईयरलीस्ट कर लें, कुछ पुरानी चीजें ऐसी होती हैं जो लेटेस्ट में टेस्ट नहीं हुई होती और अचानक आपके पेपर में आ जाती है। बहरहाल, तो अब इसमें करना क्या है कि अब जब मैंने 1 बाय 1 सारे पार्टिकल्स कंसिडर कर लिए, T1 आ गई W1 के बराबर, टेंशन 2 5 के बराबर, टेंशन टेंशन 3 W2 के बराबर। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको T1 कह देता हूँ, इसको T2 कह देता हूँ, और इसको T3 कह देता हूँ। तो T1 इक्वल्स W1, T3 इक्वल्स 5 एंड T2 इक्वल्स W2। ये ज्यादा बेहतर है ताकि W2 T2 अलाइन रहे, सही है ना। तो 1 बाय 1 मैंने तमाम पार्टिकल्स को कंसिडर किया। अब अल्टीमेटली आई विल कंसिडर पॉइंट ए, क्योंकि तीनों स्ट्रिंग्स यहाँ टाइड हुई हुई हैं, टाइड टुगेदर एट अ पॉइंट ए। अब मैं जिस पॉइंट को कंसिडर करूंगा, जो मैं अल्फाज बार बार दोहरा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मजाक नहीं है अल्फाज। टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। अब देखिए, जब पॉइंट ए को कंसिडर करूंगा तो टेंशन 1 जो है वो अवे एक्ट करेगी फ्रॉम ए और टुवर्ड्स द पुली भी होगी। टेंशन 2 विल एक्ट अवे फ्रॉम पॉइंट ए एंड टुवर्ड्स द पुली भी होगी। ये टेंशन 1 हो गई, ये टेंशन 2 हो गई। अच्छा, टेंशन 1 की जगह मैं W1 लिख सकता हूँ और टेंशन 2 की जगह W2 लिख सकता हूँ, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अच्छा, अब देखें, जो तीसरी टेंशन है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगी, टेंशन 3। जब मैं 5 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहा था तो टेंशन 3 ऊपर एक्ट कर रही थी। 5 न्यूटन के वेट 5 न्यूटन वाले पार्टिकल को कंसिडर कर रहा था तो वेट नीचे था और टेंशन ऊपर थी, टेंशन 3 ऊपर थी। लेकिन अब जब मैं पॉइंट ए कंसिडर कर रहा हूं तो वही टेंशन नीचे हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पॉइंट ए पर फोर्स एग्जर्ट हो रही है 5 न्यूटन वाली पार्टिकल की तरफ से, और 5 न्यूटन वाले पार्टिकल पे फोर्स एग्जर्ट हो रही है पॉइंट ए की तरफ से। 5 न्यूटन स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ना, तभी रुका हुआ है ना, वरना तो नीचे चला जाता। तो रुकावट है इसलिए कि ए पे बंधा हुआ है। ए की वजह से 5 न्यूटन में रुकावट है और 5 न्यूटन की वजह से ए पे खिंचाव आ रहा है। इसीलिए ये बात बनी कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। जिस पॉइंट या ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं टेंशन हमेशा उससे अवे एक्ट करती है। तो 5 न्यूटन को कंसिडर कर रहे थे तो टेंशन अवे फ्रॉम 5 न्यूटन थी। ए को कंसिडर कर रहे हैं, टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट ए है। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब इन तीनों फोर्सेस को कंसिडर करेंगे तो आपके पास दो मेथड्स हैं,
लेमाइस थ्योरम इसलिए लग सकता है कि यहाँ पर वाजे तौर पे लिखा हुआ है द सिस्टम इज इन, द स्ट्रिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम, और आप देख सकते हैं ये 3 कोप्लेनर फोर्सेज हैं विच आर इन इक्विलिब्रियम. तो व्हेन 3 कोप्लेनर फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, लेमाइस थ्योरम कैन वर्क, बट दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. लिहाजा आपको रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस पे पूरी मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए. रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस पर ग्रिप खत्म नहीं करनी है आपने, रिजॉल्विंग फोर्सेस पे मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए. बट लेमाइस थ्योरम जो बहुत आसान कर देता है बाजों का चीजों को, वो आपको पता होना चाहिए कि उसकी एप्लीकेबिलिटी कब है. दैट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन 3 कोप्लेनर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. ये उसकी एक लिमिटेशन होती है. जब 3 कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो तो वो अप्लाई होती है, अप्लाई होता है लेमाइस थ्योरम. तो आपके पास 2 मेथड्स होगा यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट ए पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं विच आर इन इक्विलिब्रियम, तो लेमाइस थ्योरम भी लग सकता है और रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस भी लग सकता है, जिसके लिए आप इसको भी रिजॉल्व करेंगे, इसको भी रिजॉल्व करेंगे, और ये तो है ही रिजॉल्व. तो अब ये आपके पास वर्किंग आ रही है, जो मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ. सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस वाला मेथड, क्योंकि वो ऐसा मेथड है जिसपे आपकी ग्रिप होनी ही चाहिए. फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने लेमाइस थ्योरम क्यों सिखाया, क्योंकि कुछ जगहों पे वो बहुत ज्यादा शॉर्टकट का काम करता है, और ये भी वही सवाल है जिसमें लेमाइस थ्योरम आपको बहुत क्विकली आंसर देगा. हालांकि लेमाइस थ्योरम सिलेबस की रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, बट बहुत एफिशिएंट है, बहुत इफेक्टिव है. बट कब? जब 3 कोप्लेनर फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम हो, सिर्फ तब. अब मैं सबसे पहले रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेज की बात करता हूँ. तो मैंने ये कंसिडर किया था, मैंने कहा था वन बाय वन सारे पार्टिकल्स कंसिडर करें. तो पार्टिकल 1 कंसिडर किया तो W1 इज T1 इज इक्वल टू W1, ये लिख दिया मैंने. फिर ये कंसिडर किया था तो मैंने कहा था T2 इक्वल W2, ये भी लिखा हुआ है. फिर जब 5 न्यूटन को कंसिडर किया था तो टेंशन का डायरेक्शन नीचे नहीं था, ऊपर था. 5 न्यूटन के हिसाब से ऊपर था, क्योंकि मैंने एंड में पॉइंट ए कंसिडर किया, तो ये टेंशन 3 मैंने नीचे की तरफ पॉइंट ए के हिसाब से रखा हुआ है. तो मैंने कहा पॉइंट ए कंसिडर करेंगे तो टेंशन 3 नीचे की तरफ होगी, और 5 न्यूटन पार्टिकल कंसिडर करेंगे टेंशन 3 ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि टेंशन का उसूल है टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और पॉइंट अंडर कंसिडरेशन. तो वेट W1 कंसिडर कर रहा हूं, W1 नीचे T1 ऊपर, तो T1 इक्वल्स W1. W2 नीचे T2 ऊपर, T2 इक्वल्स W2. 5 न्यूटन का वेट नीचे और टेंशन 3 ऊपर, तो टेंशन 3 इक्वल्स 5 न्यूटन. ये हो गया. अब जब वन बाय वन तमाम पार्टिकल्स कंसिडर हो गए, अब एंड में पॉइंट ए कंसिडर करना है. अब पॉइंट ए पे जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो है T1 अवे फ्रॉम पॉइंट ए, T2 अवे फ्रॉम पॉइंट ए, एंड T3 अवे फ्रॉम पॉइंट ए. अच्छा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली मांगा किया है वैल्यूज ऑफ W1 एंड W2, और मैं ये बात तय कर चुका था कि T1 W1 के बराबर है, तो जहाँ टेंशन 1 लेनी थी वहां W1 मान लेते हैं, जहाँ टेंशन 2 लेनी थी वहां W2 मान लेते हैं, और नीचे की तरफ टेंशन 3 है जो कि 5 न्यूटन के बराबर है, तो नीचे की तरफ टेंशन 3 5 न्यूटन. 5 न्यूटन वाली फोर्स को रिजॉल्व नहीं करना, मैं पहले रिजॉल्विंग वाला मेथड बता रहा हूँ, मेथड 1. W2 को रिजॉल्व करना होगा, W1 को भी रिजॉल्व करना होगा. अच्छा, अब मैंने आपको एक लास्ट क्लास में बात बताई थी, जब फोर्स को रिजॉल्व करते हैं उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक F cos थीटा और एक F sin थीटा. अब हॉरिजॉन्टल वाला कॉस है या हॉरिजॉन्टल वाला साइन है, ये रट्टा आपने मारना नहीं है. मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने कहा था जो एडजेसेंट कंपोनेंट होता है वो F cos थीटा होता है, जो ऑपोजिट कंपोनेंट होता है वो F sin थीटा होता है. तो क्योंकि ये वाला कंपोनेंट ऑपोजिट कंपोनेंट है, तो ऑपोजिट कंपोनेंट F sin थीटा होता है, और ये जो 90 डिग्री और एंगल के बीच वाली साइड होती है जो एंगल के बराबर में पड़ती है, इसको एडजेसेंट कंपोनेंट कहते हैं. एडजेसेंट कंपोनेंट होता है F cos थीटा. तो ये क्योंकि वर्टिकल एंगल है यहाँ पर, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट जो है एंगल के बराबर वाला, ये कॉस वाला होगा, और जो ऑपोजिट वाले कंपोनेंट्स होंगे ये साइन वाले होंगे. तो अब मैं रिजॉल्व करने जा रहा हूँ. W2 को जब रिजॉल्व किया तो W2 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जो होगा वो होगा W2 cos 60, और W1 का होगा W1 cos 40. तो मैंने लिखा हुआ है अप इक्वल टू डाउन वाला पहले लिखा है. W2 को रिजॉल्व किया, अपवर्ड वाला कंपोनेंट आया. रिजॉल्विंग में जब इक्विलिब्रियम होता है तो मैंने आपको सिखाया था अप इक्वल टू डाउन, राइट इक्वल टू लेफ्ट. तो उस रूल की एप्लीकेशन के तहत अप वाले कौन से? W2 cos W2 W1 cos 40 ऊपर की तरफ होगा, एंड W2 cos 60 भी ऊपर की तरफ होगा, और नीचे की तरफ होगा 5. तो W1 cos 40 प्लस W2 cos 60 इक्वल टू 5. ये आपका एक इक्वेशन यहां से बनने वाला है. अब इक्वल टू डाउन से एक इक्वेशन बनेगा. अच्छा, फिर राइट इक्वल टू लेफ्ट, ये वाला जो राइट है दिस इज W2 sin 60, और ये जो लेफ्ट है ये है W1 sin 40.
तो W2 साइन 60 राइट एंड W1 साइन 40 लेफ्ट, राइट इक्वल्स टू लेफ्ट, यहां से बनेगा दूसरा इक्वेशन। अच्छा अब देखें मैंने इक्वेशन बनाया कैसे। तो मैंने हमेशा मैं बताता हूँ वर्किंग यू हैव टू डू इन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड फाइनल आंसर इन 3 SF। यहाँ कहीं लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, आई एम नॉट श्योर, नहीं लिखा लेकिन आपको बता चुका हूँ 1000 दफा। वर्किंग 5 SF, फाइनल आंसर 3 SF। तो अब जब मैं W1 को सब्जेक्ट बनाने वाला हूं तो साइन 40 को डिवाइड करूंगा, तो साइन 40 जब साइन 60 के नीचे आएगा तो साइन 60 अपॉन साइन 40 क्या बन जाएगा, साइन 60 अपॉन साइन 40 इज 1.3473। साइन 60 अपॉन साइन 40 इज 1.3473। तो W1 इज 1.3473 टाइम्स W2। अब यहां कोई बंदा 1.35 ले ले राउंड ऑफ करके 3SF में, तो यकीन जाने ये आंसर्स नहीं आएंगे, डेसिमल प्लेसेस में फर्क आएगा और आपके फाइनल मार्क्स आंसर की खो जाएंगे। साइन 40 को डिवाइड किया, साइन 60 अपॉन साइन 40 चेक भी करें कैलकुलेटर में, डिग्री मोड पर होना चाहिए कैलकुलेटर। 1.3473 टाइम्स W2, W1 इज 1.3473 टाइम्स W2, ये इक्वेशन आ गया जिसको इक्वेशन 2 मैंने कहा है। अच्छा यहां से मैंने इक्वेशन 1 निकाला है, कैसे निकाला है बताता हूँ। W1 को सब्जेक्ट बनाया है तो 5 माइनस W2 cos 60 डिवाइड बाय cos 40, और फिर cos 40 दोनों से डिवाइड होगा, 5 से भी और W2 cos 60 से भी। तो 5 अपॉन cos 40 डिवाइड करके आ गया 6.52703। अच्छा 6.5270 भी काफी था 5SF में, लेकिन थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी का मसला नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए 5SF से। और फिर cos 60 अपॉन cos 40 किया, W2 cos 60 को cos 40 से डिवाइड किया, तो सिर्फ cos 60 को cos 40 से डिवाइड करेंगे तो 0.6527 आ रहा है टाइम्स W2, 0.6527 टाइम्स W2। ये 4SF लिया है लेकिन इसलिए शायद 500SF मुझे लगता है जीरो होगा, इसीलिए नहीं लिया होगा। तो मैं देखता हूँ cos 60 डिवाइडेड बाय cos 40, हाँ 0.65270 था, इसलिए जीरो नहीं लिया, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। यहाँ से W1 इज 6.52703 माइनस 0.6527 W2, यहाँ से भी W1 को सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ से भी W1 को सब्जेक्ट बना दिया, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 1.3473 टाइम्स W2 इज इक्वल टू दिस, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, 6.52703 माइनस 0.6527 W2। इक्वेट किया, W2 को सब्जेक्ट बनाया तो 1.3473 प्लस 0.6527, W2 सब्जेक्ट बनाने के बाद W2 का आंसर आ गया 5SF में, 5SF में आ गया। तो जो W2 का आंसर 5SF में आया उसको आप इक्वेशन 2 में डाल दें, या फिर आप उसको इक्वेशन 1 में डाल दें। इक्वेशन 2 में मेरे ख्याल से जल्दी क्विक हो जाएगा, तो आपके पास W1 भी आ जाएगा 5SF में। जब 5SF में आपने वर्किंग मुकम्मल करी, अब फाइनल आंसर देना है W1 W2 का जो कि मांगा गया है, तो 4.3970 होगा शायद, या जो भी था, राउंड ऑफ करके 3SF में आंसर आ गया आपका 4.40, और ये 3SF में आ गया 3.26। याद रखें ये एक्यूरेसी का बहुत ख्याल रखें, वरना बिला वजह के आपके मार्क्स मैकेनिक्स में खो जाएंगे। वर्किंग कोई बहुत ज्यादा नहीं होती मैकेनिक्स में, अक्सर अक्सर यहाँ तो फिर भी थोड़ी वर्किंग है, बाजों का तो बहुत क्विक वर्किंग होती है, बट एक्यूरेसी की गड़बड़ की वजह से मसले मसाइल आ जाते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि 1 बाय 1 आपने सारे पार्टिकल्स को कंसिडर करना है, 1 बाय 1 सारे पार्टिकल्स को कंसिडर करना है, और उसके बाद पॉइंट ए को कंसिडर करना है। तो मैंने पॉइंट ए को कंसिडर किया, तो अप इक्वल्स टू डाउन, राइट इक्वल्स टू लेफ्ट किया, दो इक्वेशंस बनी, साइमल्टेनियस सॉल्विंग हुई, W1 W2 की वैल्यूज आ गई। सही है, कॉपी का काम हो जाएगा, पहले एक्नॉलेज कर दें। मुझे बताएं ये मेथड नंबर 1 रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस सबको क्लियर है? 5 नंबर का सवाल है, नवंबर 2005 पेपर 4 क्वेश्चन 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल, मेथड 2 इज लेमाइस थ्योरम। तो मैंने आपको यही बताया कि लेमाइस थ्योरम जो है वो कब लग सकता है, यहाँ लग सकता है। एंड मेथड 2 इज वेरी क्विक। मैंने मेथड 1 पहले करवाया ये बताने के लिए कि रिजॉल्विंग तो हमेशा वैलिड है, बट एट टाइम्स रिजॉल्विंग देखें कितना थोड़ा लंबा होता है, काम तो हो गया इतना भी नहीं है, लेकिन लेमाइस थ्योरम ज्यादा क्विक है इस केस में, इसीलिए सिखाया। अब लेमाइस थ्योरम क्या कह रहा है भाई, लेमाइस थ्योरम कह रहा है पॉइंट ए को कंसिडर कर लो, पॉइंट ए पर 3 कोप्लेनर फोर्सेज एक्ट कर रही है, विच आर इन इक्विलिब्रियम। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये वाली फोर्स एक्ट कर रही है W1, ये वाली फोर्स एक्ट कर रही है W2। तो ये W1 है, ये W2 है, और नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रही है, देखिए ये W1 W2 और नीचे की तरफ 5, 3 कोप्लेनर फोर्सेज हैं इक्विलिब्रियम में। W1 W2 के दरमियान एंगल कितना है 100, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अच्छा W2 और
5 न्यूटन वाली फोर्स के दरमियान एंगल कितना होगा? तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, 180 माइनस 60 करेंगे 120 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ मैंने लिखा है 120 डिग्री। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है, 180 माइनस 40 करेंगे 140 डिग्री। तो 100 120 140 ऐड भी करके देख लें, 360 बनेगा 360। अब क्योंकि थ्री कोप्लेनर फोर्सेज हैं इक्विलिब्रियम में, लेमाइस थ्योरम क्या कहता है भाई, W1 अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू, एक नोन पेयर है आपके पास 5 अपॉन साइन 100। 5 अपॉन साइन 100 पूरा पेयर नोन है, जैसे साइन रूल में होता था ना ट्रिग्नोमेट्री में। 5 अपॉन साइन 100 नोन पेयर है, W1 अपॉन साइन 120 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे W1 आ गया। हाउ क्विक इट इज। इसी तरह W2 डिवाइडेड बाय साइन 140 इज इक्वल टू 5 अपॉन साइन 100। अगेन जो नोन पेयर था 5 अपॉन साइन 100 वो लिया, एंड W2 अपॉन साइन 140 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया W2 आ गया। अब बताएं कितने मार्क्स, 6 मार्क्स का सवाल है। अगर किसी को लेमाइस थ्योरम आता है तो उसकी वर्किंग आप देखें कितनी शॉर्ट है, इतनी से वर्किंग के अंदर आपका मेथड 2 लग गया। तो ये इसकी जो है वो अप्रोच है कि बाज़ औक़ात ये बहुत ज्यादा क्विक हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ मसले इसमें इसके इस्तेमाल में कुछ बच्चों को आ रहे होते हैं। वो ये होते हैं कि कुछ थोड़ा सा और भी सोचना पड़ रहा होता है, लेकिन वो जब सवाल आएगा तभी बताऊंगा, वरना भी बिला वजह कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन दिस इज एट टाइम्स वेरी क्विक। लेकिन अगर आप इससे फंस रहे हो, कभी आपको लेमाइज लगाने में दिक्कत हो रही हो, तो फॉरेन रिजॉल्विंग वाले मेथड पे चले जाया करें। तो ये पूरा जो है मेथड 1 मेथड 2 दोनों मैंने आपके कदमों में रख दिए हैं, और मैंने आपको बात बता दी है। और जो पॉइंटर्स मैंने लिखे थे वो एक दफा पढ़ लेता हूँ ताकि ये वाला बिल्कुल मुकम्मल हो जाए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ रोप, स्ट्रिंग, चेन और केबल इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ टेंशन। रोप हो, स्ट्रिंग हो, चेन हो, केबल हो, उसमें जो फोर्स होती है वो फोर्स ऑफ टेंशन कहलाती है, जो हमने अभी देखी। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द पुली एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट हो या मैंने ब्रैकेट ये लिख दिया और पॉइंट, टेंशन टुवर्ड्स द पुली एक्ट करती है, ये भी देखा। एंड टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, ये भी मैंने कई दफा रिपीट किया। If there are several objects in a particular question, consider each object separately to check all the forces acting on that object. अगर बहुत सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हों, तो आप वन बाय वन तमाम फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। वन बाय वन आपको तमाम फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ता है, जो कि हमने वन बाय वन तमाम ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करना पड़ता है। कंसिडर ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली टू चेक द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले पार्टिकल 1 कंसिडर किया, फिर पार्टिकल 2, फिर पार्टिकल 3, फिर उसके बाद हमने एंड में पॉइंट ए कंसिडर किया जहाँ सारे मिल रहे थे। सही है, तो ये मैंने वो बातें जो लिखी हुई हैं मैंने आपके सामने रख दी, ये मैंने ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई भी करके बताई। सही है जनाब। अब ये जो है आप इसको नोट कर लें अपने पास, और एक्नॉलेज कर दें कि मेथड 1 मेथड 2 दोनों क्लियर है। चलो नोट भी कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेथड 1 मेथड 2 दोनों क्लियर हो गया है, और ये हमने नोट्स भी पढ़ लिए हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट नेक्स्ट एस्पेक्ट, एंड दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, जब भी दो सर्फेसेस, दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो उनके दरमियान कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट करती है। कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स that is applied by objects in contact with each other. Contact force is a force that is applied by objects in contact with each other. The contact force acts on a point of direct contact between the two objects. दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वहां पर कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करती है। कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। A contact force between two surfaces is represented by two components. अब एक मिसाल है, ग्राउंड है और एक ब्लॉक है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। अगर एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और उसके ऊपर मैं एक ब्लॉक रख दूं, एक ऑब्जेक्ट रख दूं, तो उनके दरमियान कांटेक्ट होगा। अच्छा, अब उस कांटेक्ट की वजह से दो कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक का नाम है नॉर्मल कंपोनेंट, एक का नाम है फ्रिक्शनल कंपोनेंट। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं थोड़ी वजाहत कर देता हूं।
A contact force between two surfaces is represented by two components. The normal component, जिसको हम n भी कह सकते हैं, और r reactional component भी कहते हैं. मैं यूजुअली r कहूंगा, जब मैं यूज करूंगा सवालात में तो मैं r लिखूंगा. The normal force always acts perpendicular to the contacting surfaces. जो surfaces contact में हैं उनसे perpendicular act करता है ये वाला normal component. The normal force always acts perpendicular to the contacting surfaces. The normal force is the force that surfaces exert to prevent solid objects from passing through each other. The normal force is the force that surfaces exert to prevent solid objects from passing through each other. क्या मतलब? एक बात हमेशा याद रखें, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एक कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर एक्ट करता है. जैसे अगर मैं, जैसे मिसाल आपके सामने ही है यहाँ पर, ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. अच्छा, रफ सरफेस है इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन भी मौजूद होगी, सही है. कॉन्टैक्ट फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स हैं, फ्रिक्शनल कंपोनेंट एक उसमें से है, तो फ्रिक्शनल कंपोनेंट तब एग्जिस्ट करता है जब सरफेस रफ हो. स्मूथ सरफेस होता है तो फिर फ्रिक्शन नहीं होती. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने ब्लॉक को रखा जिसका मास m kg था, तो ये बात हमें पता है कि वेट इज इक्वल टू mg. w इक्वल टू mg. मास को जब हम g से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और फिजिक्स में यूजुअली बच्चे 9.81 ले रहे होते हैं, बट यहाँ मैकेनिक्स के पेपर में वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स द वैल्यू 10. सिलेबस में लिखा हुआ है कि whenever we have to use, whenever we have to find the weight, या जब भी हमें कहीं g की जरूरत पड़ती है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, तो वहां पर हम 9.81 नहीं लेंगे, बल्कि हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी रहे और कंसिस्टेंसी रहे. तो कोई भी बच्चा 9.81 यूज नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है इन मैकेनिक्स पेपर द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स दिस वैल्यू टू बी यूज्ड, क्योंकि दिस इज रिटन इन द मैकेनिक्स सिलेबस. अब जाके सिलेबस मैंने बुक जो आपको दी है उसमें आप शुरू में देखेंगे सिलेबस लगा हुआ है, उसमें अभी आप लिखा हुआ देख सकते हैं. तो हमने कहा भाई, जब एक ब्लॉक, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है. फिजिक्स में 9.81, मैकेनिक्स में 10. अच्छा, अब एक ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में मौजूद है. अब आप देखें ब्लॉक के दरमियान और ग्राउंड के दरमियान कांटेक्ट है. अब जहाँ कांटेक्ट होता है, यहाँ कांटेक्ट है, वहां दो कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक फ्रिक्शनल और एक नॉर्मल. नॉर्मल कंपोनेंट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? नॉर्मल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, देखें परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल कंपोनेंट कह लें या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह लें, मैंने कहा था कि मैं आर से डिनोट करूंगा उसको. तो डायग्राम भी मैंने खुद ही बनाया, उसमें मैंने सारी लेबलिंग खुद की. तो mkg जो है, अगर मास है तो वेट हो जाएगा mg. मतलब अगर 5 kg है तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके 50 न्यूटन वेट हो जाए. अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में हमेशा नहीं होता ऐसा. इस पर्टिकुलर केस में नीचे की तरफ एक वाहिद फोर्स है वेट, और ऊपर की तरफ एक वाहिद फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन. जब ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ है, जब ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ है, तो क्या ऑब्जेक्ट जमीन को फाड़ के नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा. नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है. तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो अगर वेट नीचे की तरफ है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, एंड दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो वेट अगर 50 न्यूटन है तो नॉर्मल रिएक्शन भी 50 न्यूटन होगा. तो नॉर्मल रिएक्शन का मकसद क्या है? नॉर्मल फोर्स इज द फोर्स दैट सरफेसेस एक्सर्ट टू प्रिवेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पासिंग थ्रू ईच अदर. ये ब्लॉक जमीन को फाड़ के नीचे नहीं जा पा रहा. क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है. क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का काम ही ये है कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम पासिंग थ्रू ईच अदर. बिल्कुल, न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने पढ़ा था, एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन.
अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वेट जो है वो नीचे की तरफ है, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये बात तय हो गई ना नॉर्मल कंपाउंड वाली के परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। अब फ्रिक्शनल की बात करते हैं। अब ये हमारा कॉन्टैक्टिंग सरफेस, दोनों सरफेस के दरमियान ये कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर जो फ्रिक्शनल कंपाउंड एक्ट करेगा दैट विल बी पैरेलल टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। अब क्योंकि सरफेसेस का जो कॉन्टैक्ट है वो हॉरिजॉन्टल है, तो पैरेलल का मतलब है कि फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल होगी, राइट लेफ्ट एक्ट करेगी। अच्छा, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, राइट एक्ट करेगी या लेफ्ट एक्ट करेगी, ये हम पहले से नहीं बता सकते। एक्ट तो पैरेलल टू द कॉन्टैक्टिंग सर्फेसिस करेगी, बट राइट करेगी या लेफ्ट करेगी दैट विल डिपेंड अपॉन द सिनेरियो। क्योंकि फ्रिक्शन इज नॉट अ पुलिंग फोर्स, इट इज एन ओपोजिंग फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्टिंग सर्फेसिस. The frictional force is the force that works to prevent the surfaces from sliding across each other. Normal force क्या कर रही थी? Prevent solid objects from passing through each other. और कि एक दूसरे से पास ना कर जाए, एक दूसरे को ब्रेक करके ना निकल जाए। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है कि मूवमेंट प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट द सर्फेसेस फ्रॉम स्लाइडिंग अक्रॉस ईच अदर। अब अगर एक अप्लाइड फोर्स है जो उसको आगे की तरफ ले जा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है आगे जाए, हो सकता है आगे ना जाए। किस केस में रेस्ट पे रहेगा और किस केस में वो आगे जाएगा, ये बहुत लॉजिकल बात है, लेकिन मैं वन बाय वन डिस्कस भी करूंगा। अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगी तो फिर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और फिर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस्तेमाल होगा टू फाइंड द एक्सेलरेशन विच इज नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। उस पर भी बात करते हैं। देखिए, मैकेनिक्स का हर कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स में लिंकिंग भी बहुत ज्यादा है, मल्टीपल टॉपिक्स लिंक होते हैं। लिहाजा जब आप आगे जाएंगे, काइनेमेटिक्स अगला टॉपिक होगा, उसके बाद मजीद आगे टॉपिक्स आएंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तीसरा टॉपिक है। तो आप देखेंगे तीन चार टॉपिक के कॉन्सेप्ट एक सवाल में मिक्स हो रहे होते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको खुद खुद आइडेंटिफाई होगा। बट अगर आपने कोई कच्ची कॉन्सेप्ट रखे हुए होंगे, कॉन्सेप्ट पक्के नहीं होंगे, तो फिर मसला होगा। नो मैटर हाउ गुड यू वर इन फिजिक्स, नो मैटर हाउ गुड यू आर इन फिजिक्स, you have to give your best in mechanics and attempt as many past paper questions as possible for a full command and grip over this component. क्योंकि कुछ फिजिक्स वाले इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कहते हैं हमने तो फिजिक्स पढ़ा हुआ है, हम तो बहुत ही ज्यादा चौड़े हैं, तो हल्के में ही नहीं आते वो, और उसकी वजह से उनका ग्रेड खराब हो जाता है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप कॉम्पोनेंट को लाइट लेंगे तो खराब हो जाएगा मामला। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड गिव योर बेस्ट, कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा सवाल करने के बाद ही ये चीज हासिल होगी इंशाल्लाह। The frictional force is the force that works to prevent the surfaces from sliding across each other. Friction always resists motion and acts in opposite direction to the motion or likely motion of the body. अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग राइट, तो भी फ्रिक्शन लेफ्ट है। और अगर लिखा होगा ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव राइट, लिखा ना लाइकली मोशन, लिखा होगा कि ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव राइट, ऑब्जेक्ट राइट मूव करने वाला है, अभी मूव नहीं कर रहा है, अभी रेस्ट पर है, बट मूव करने वाला है टुवर्ड्स राइट, तो भी फ्रिक्शन लेफ्ट होगी। राइट पे मूव करने वाला है मतलब फ्रिक्शन ने अपनी पूरी कुवत लेफ्ट की तरफ लगा ली है। अब वो लास्ट स्टेज है फ्रिक्शन की, उसके बाद वो फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा ऑब्जेक्ट, अगर फोर्स मजीद बढ़ी तो। इस पर हम मजीद गहराई में थोड़ी बात करते हैं। ऐसी फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाए तो उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, और ऐसा इक्विलिब्रियम जो लास्ट स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम हो उसको लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये बातें इंशाल्लाह वन बाय वन में डिस्कस करता हूँ। तो फ्रिक्शन ऑलवेज रेजिस्ट मोशन, फ्रिक्शन इज नॉट अ पुलिंग फोर्स, इट इज अ रेजिस्टिंग फोर्स। मतलब अगर अप्लाइड फोर्स कम है और फ्रिक्शनल फोर्स उस फ्लोर की ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, बट फ्रिक्शनल फोर्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिंग फोर्स, it is an opposing force, it resists motion and acts in opposite direction to the motion of the body. And if the applied force is less than the maximum frictional force, the frictional force will be restricted to the amount of force applied. जितनी अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड है, फ्रिक्शन उतनी ही इस्तेमाल होगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रिवेंट करती है सरफेसेस को स्लाइड करने से, रेजिस्ट करती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। अच्छा, लाइकली मोशन के बारे में थोड़ी वजाहत जो मैंने बता भी दी।
इफ द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव राइटवर्ड्स, लाइकली मोशन है, अभी मूव कर नहीं रहा, मूव करने वाला है, देन फ्रिक्शन विल एक्ट लेफ्टवर्ड्स, राइट पे मूव करने वाला है, फ्रिक्शन लेफ्ट होगी. ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव लेफ्टवर्ड्स, द फ्रिक्शन विल बी राइटवर्ड्स. नोट, फ्रिक्शन इज जस्ट अ रेजिस्टिंग फोर्स, इट इज नॉट अ पुलिंग फोर्स. बता दिया. The direction in which the object is moving is always a positive direction, therefore the frictional force always acts in negative direction. जब net force equals to ma करते हैं ना, तो applied force minus friction equals to ma करते हैं. net force करने के लिए दो फोर्सेस का नेट जब करते हैं तो एक प्लस में होती है, एक माइनस में होती है, तभी उनका नेट ऑफ होता है. तो फ्रिक्शन हमेशा माइनस में होती है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है. ये अब ध्यान में रखें. The direction in which the object is moving is always considered to be the positive direction. और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करती है, इसलिए फ्रिक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है. यही बात पॉइंट 2 में लिखी हुई है. डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज ऑलवेज द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन. फिर वही बात कि अगर सरफेस स्मूथ है, कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शनल, लेकिन फ्रिक्शनल कंपोनेंट सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है जब सरफेस रफ हो. अगर सरफेस स्मूथ होगा, जो कि मेंशन्ड होगा इन द क्वेश्चन, देन देयर विल बी नो फ्रिक्शनल फोर्स. सही है. अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट लाइंग और मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसमें सिर्फ 4 फोर्सेस कंसिडर्ड हैं. दो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं. कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसमें लेट सपोज वो लिख देता है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये बोल देता है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है. आप जब आप कॉन्टैक्ट फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो रिजॉल्व करने के बाद एक लेफ्टवर्ड कंपोनेंट होता है, एक अपवर्ड हो जाता है. तो अपवर्ड वाला कंपोनेंट आप समझ जाएंगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, और लेफ्टवर्ड वाला जो है फ्रिक्शनल फोर्स. तो ऐसा हो सकता है बाज औकात कुछ सवालात में ये काम कार्रवाई करता है वो, कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एंगल दे देता है और वो कहता है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है. तो देन इन दैट केस वी हैव टू रिजॉल्व दैट contact force to find its two components. One of the components will be the normal component, जिसको मैं R कहता हूँ, and one of them will be the frictional component, जिसको मैं F कहता हूँ. तो अब नीचे की तरफ आपके सामने जो है वेट है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है. ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाइड फोर्स है जो उसको राइट पर ले जाने की कोशिश कर रही है. अब वो ले जा पा रही है नहीं ले जा पा रही ये अलग बात है, लेकिन जो अप्लाइड फोर्स है वो राइटवर्ड्स है. अब अगर अप्लाइड फोर्स राइटवर्ड्स है तो जो रुकावट वाली फोर्स होगी फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का फ्रिक्शनल कंपोनेंट, वो लेफ्टवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा. ये चारों आपके सामने मेंशन्ड है. बाकी नॉर्मल सी डेफिनेशन लिखी है. मास क्या होता है भाई? मास इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, और जो ऐसा यूनिट हम मास का यूज करते हैं दैट इज केजी, किलोग्राम. व्हाट इज वेट? वेट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी. वेट जो है इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एंड द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. जो फोर्स का एसआई यूनिट है. तो W इज इक्वल टू mg, where m is the mass and g is the acceleration due to gravity, और वो हमेशा आप यूज करेंगे 10, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एज पर व्हाट इज रिटन इन द मैकेनिक्स सिलेबस. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, the force exerted by a particle on the ground is equal and opposite to the force exerted by the ground on the particle. ये वही बात है जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वाली बात मैंने आपको बताया था कि every force has an equal and opposite reaction, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अच्छा, अब मैं कुछ कंसिडरेशन आपके सामने रखता हूं वन बाय वन, ताकि आपको बात समझ आए. एग्जाम्पल से यहाँ लिखा हुआ है. चलिए मैं पहले थोड़ा समझाता हूँ, फिर मैं नीचे वाली टर्मिनोलॉजीज को रीड करूंगा. मिसाल है अप्लाइड फोर्स. अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स मिसाल है एक सरफेस की 1000 न्यूटन मिसाल ले लें आप, और अप्लाइड फोर्स जो है वो 800 न्यूटन एक्ट कर रही है. मैं जो सवाल पूछूंगा उसके जवाब अपने चैट में देने, और फिर मैं कुछ एड ऑन करता चला जाऊंगा. अगर अप्लाइड फोर्स 800 न्यूटन है और फ्रिक्शनल फोर्स 1000 न्यूटन है, तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? जवाब, will the object move, and if yes, in which direction?
Everyone to participate. जी बिल्कुल मानम, आपने सही फरमाया, लेकिन अफसोस हुआ कि काफी कुछ बच्चे पार्टिसिपेशन करके कह रहे हैं कि वो 200 न्यूटन लेफ्ट फुट शिफ्ट होगा, लेफ्ट फुट बैकवर्ड जाएगा। नहीं भाई, अभी तो बताया, फ्रिक्शन इज नॉट अ पुलिंग फोर्स। फ्रिक्शन पुलिंग फोर्स थोड़ी है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर एक सरफेस की 1000 न्यूटन है ना, तो भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट फुट नहीं जाएगा। फ्रिक्शन बोलेगी भाई मुझे पूरी कैपेसिटी पे काम करने की जरूरत ही नहीं है, मैं 800 न्यूटन इस्तेमाल करती हूँ अपने आप को बस। लेकिन कभी ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन के डायरेक्शन में मूव थोड़ी करना शुरू कर देगा। फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिंग फोर्स, इट इज नॉट अ पुलिंग फोर्स। इट रेजिस्ट मोशन, वो रुकावट बनती है, वो पुल थोड़ी करती है। तो अगर एक सरफेस की मैक्सिमम फ्रैक्शन 1000 है ना, तो 1000 एक्ट ही नहीं करेगी। मैं ऐसी मिसाल इसके लिए देता हूँ। एक छोटा बच्चा है, 10 साल का है, उसके साथ आप पंजा लड़ा रहे हैं। अब बच्चे को बड़ा शौक है पंजा लड़ाने का, आपने कहा चलो भाई, आपके अंदर ताकत ज्यादा है। अब आपने करना यह है कि आपने हारना भी नहीं है और उसको हराना भी नहीं। अब आपके मसल्स में तो बहुत ताकत है। और जब पंजा लड़ाना शुरू किया तो आप, जो 10 साल का लड़का था, उसने ताकत लगाई। अब ताकत लगाई तो ताकत लगाते वक्त आपने भी ताकत लगाई। अब आपकी मसल्स में 500 न्यूटन की कैपेसिटी है फोर्स लगाने की, और वो 100 न्यूटन की फोर्स लगाई उसने। तो आपने बोला यार मैं भी 100 लगाता हूँ ताकि बीच में ही नहीं। उसने और जान लगा के 200 न्यूटन कर दी फोर्स। तो आपने भी, आप भी तो मसल वाले बंदे थे, 500 न्यूटन थे, आपने 200 न्यूटन पे ले गए अपनी फोर्स। आपको उसको हराना थोड़ी है। आप भी उतनी ही फोर्स बढ़ाओगे जितनी वो बढ़ाए। वो बढ़ाते बढ़ाते 400 न्यूटन तक ले गया, आप भी 400 न्यूटन तक ले गए। ये आप क्या कर रहे हो, आप रुकावट बन रहे हो उसके लिए। आप उसको, अपने आप को नीचे नहीं ले जाने दे रहे, आप रुकावट बन रहे हो, तो आप फ्रिक्शन का काम कर रहे हो। तो अगर फ्रिक्शन, बॉडी विल बी एट रेस्ट। अगर मूव कर रही होती तो वो अचानक स्टॉप होती ना, लेकिन अभी फिल वक्त वो मूव ही नहीं कर रही भाई। वो रेस्ट पर थी और अप्लाइड फोर्स उसको आगे ले जाने की कोशिश में है। लेकिन फ्रिक्शन क्योंकि ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से, तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, इट विल रिमेन एट रेस्ट। तो अप्लाइड फोर्स अगर 800 न्यूटन है और बैकवर्ड जो है वो 1000 न्यूटन है, तो द ऑब्जेक्ट वोंट मूव, इट विल रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि फ्रिक्शन दैट विल बी अप्लाइड, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज 1000 न्यूटन। सरफेस की मैक्सिमम फ्रिक्शन 1000 न्यूटन है, बट वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, 1000 न्यूटन है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और रिस्ट्रिक्ट होके 800 न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 800 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये एक केस हो गया। अगला केस, फ्रिक्शन 1000 न्यूटन है। अच्छा, ये बात मैं आपको वाजे तौर पे बता दूं, चलें ये आगे बता दूं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे। फिर फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है सरफेस की 1000 न्यूटन थी, और अप्लाइड फोर्स भी 1000 न्यूटन है। अप्लाइड फोर्स 800 से 900 हुई, ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया, अप्लाइड फोर्स 1000 न्यूटन हो गई। अभी भी ऑब्जेक्ट किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। बट अब ये वो पॉइंट है जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही है, जब फ्रिक्शन में जितनी जान हो पूरी लग जाए, इस पॉइंट को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, जब अप्लाइड फोर्स 800 न्यूटन थी तब भी इक्विलिब्रियम में था ऑब्जेक्ट। जब अप्लाइड फोर्स 1000 न्यूटन है अभी भी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये वाला जो इक्विलिब्रियम कहलाएगा, इसको कहेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ना, ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अच्छा सर, क्यों ऐसा? ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इसलिए कहलाएगा क्योंकि दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अप्लाइड फोर्स अगर 0.1 न्यूटन भी बढ़ती है, 1000.1 न्यूटन अप्लाइड फोर्स हो गई, 1000.01 हो गई, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव। हल्की सी भी बढ़ेगी ना फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव। तो ऐसा, ऐसी स्टेज जो लास्ट स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा, और जिस स्टेज पर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही हो,
और फ्रिक्शन भी कह दे कि बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ सकती, ये वो स्टेज होती है जब हम कहते हैं फ्रिक्शन इज लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन लिमिट हो चुकी है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, और ये जो इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी ये लास्ट स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम है, लिहाजा इसको कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो अप्लाइड फोर्स जब 800 न्यूटन थी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी रिस्ट्रिक्ट होके 800 न्यूटन हो गई, और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहा, एट रेस्ट रहा, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो गई तो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा, बट ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाली स्टेज होगी। यस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज लिमिटिंग रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ईसा आप सही समझे। तो ये लिमिटिंग हो गया। अच्छा, अब लास्ट केस, फ्रिक्शन फोर्स वाज 1000 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 1200 न्यूटन हो गई। नाउ द ऑब्जेक्ट विल मूव, फ्रिक्शन ने अपनी पूरी जान लगा दी, फ्रिक्शन इज लिमिटिंग, नाउ द फ्रिक्शन इज लिमिटिंग, क्योंकि वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही है फ्रिक्शन, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में नहीं रख पा रही अप्लाइड फोर्स ज्यादा होने की वजह से, इसलिए अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग। और जब ऑब्जेक्ट मूव करे और उसकी नेट फोर्स पॉजिटिव हो, नेट फोर्स एग्जिस्ट कर रही हो, तो उसमें एक्सेलरेशन होती है। तो ऑब्जेक्ट की नेट फोर्स इस वक्त है 1200 माइनस 1000, 1200 माइनस 1000 इक्वल टू एम ए। जब ऑब्जेक्ट की हाँ, अगर ऐसा है, अगर आप वही मिसाल ईसा 10 ईयर ओल्ड वाली ले रहे हैं कि आपके अंदर ताकत 500 न्यूटन की थी और आपको अंदाजा नहीं था कि वो 1000 न्यूटन वाला जो 10 साल का बच्चा है वो तो भाई बचपन से ही जिमिंग कर रहा है, तो उसने जब जान लगाई और 500 न्यूटन से ऊपर ले जाके वो 600 न्यूटन पे फोर्स ले गया, तो अब आपको हरा दिया उसने। तो आर्म रेसलर उसने हरा दी, बिल्कुल आर्म रेसलिंग में वो जीत गया, बिल्कुल सही समझा आपने। तो 1200 न्यूटन माइनस 1000 न्यूटन इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्शन में आ जाता है जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो और नेट फोर्स एग्जिस्ट करती हो, ऑब्जेक्ट मूव करता है और एक्सलेशन निकालने के लिए नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए का इस्तेमाल हो जाता है। तो ये 3 केसेस होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ कि फ्रिक्शन जो है, अब मैं वन बाय वन चीजों को पढ़ता हूँ, फिर मैं इसमें एक और बात ऐड करता हूँ। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन, द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी अप्लाइड बिटवीन टू सर्फेसेज इज लिमिटेड and increases until it reaches a maximum value. If the forces acting on the body are made sufficiently great, the motion will occur. ये वही बात है कि भाई एक सरफेस की जो फ्रिक्शन है वो लिमिटेड है, जो मैंने 1000 न्यूटन फिक्स की थी, एंड इंक्रीजेस अंटिल इट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले अगर फोर्स अप्लाइड फोर्स 800 न्यूटन थी तो वो 800 न्यूटन थी, फिर वो बढ़ते बढ़ते 1000 तक पहुंच गई। तो इफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी आर मेड सफिशिएंटली ग्रेट, इतनी ग्रेट कि फ्रिक्शन को भी एक्सीड कर जाए, देन द मोशन विल अकर, और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगता है। Hence, the limiting friction can be defined as the maximum value of static friction that comes into play when the body is just at the point of sliding over the surface of another body. Just at the point of sliding. Just at the point of sliding का मतलब है about to move. And about to move वाला केस होता है limiting equilibrium वाला केस। When the object is at rest, ये 1000 न्यूटन वाली बात हो रही है कि फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते 1000 तक पहुंचा दिया, फ्रिक्शन भी 1000 थी, तो 1000 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। Hence the limiting friction can be defined as the maximum value of static friction, जो मैंने एग्जांपल में 1000 मानी, that comes into play when the body is just at the point of sliding. या तो बॉडी मूव कर रही है, अप्लाइड फोर्स इतनी ज्यादा हो गई कि बॉडी ने मूवमेंट शुरू कर दी, या फिर एट द पॉइंट ऑफ मूवमेंट है, it's just at the point of sliding over the surface of another body. Limiting friction is the product of normal force and coefficient of limiting friction. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है coefficient of limiting friction का। आई गेस ये फिजिक्स में कुछ बच्चे नहीं पढ़ फिजिक्स में नहीं पढ़ा जाता, इसलिए बच्चों को नहीं पता होता, मैं आपको बताता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली एक रेशो है बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक फ्रिक्शनल कंपोनेंट है, एक नॉर्मल कंपोनेंट है। एक को एफ कह रहा हूं, एक को आर कह रहा हूं।
तो एफ और आर के दरमियान जो रेशो है उसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। तो जब दो सर्फेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो उनके दरमियान दो कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उन दोनों का जो रेशो होता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। एंड द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एफ अपॉन आर। तो अब ये समझ लें कि अगर म्यू निकालना है तो एफ अपॉन आर करते हैं, और अगर मुझे फ्रिक्शन निकालनी है, किसी सरफेस की मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालनी है, तो मैं म्यू को आर से मल्टीप्लाई करता हूं। तो हर सरफेस, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो अक्सर सवालात में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ होता है। उस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इस्तेमाल करते हुए और उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से मल्टीप्लाई करते हुए फ्रिक्शनल फोर्स आती है। जो म्यू को आर से मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स आती है, ये फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होती है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई एफ इक्वल टू म्यू आर वाली। लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको एफ कहा जा रहा है, इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एंड इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को डिवाइड कर देंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स गिव्स यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बस यही फॉर्मूला की हेरा फेरी करनी है। तो म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर एंड एफ इक्वल्स टू म्यू आर। तो एफ इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, and is found by multiplying the coefficient of friction by the normal reaction force. When the frictional force is at its maximum, the body in question will either be moving or will be on the point of moving. जो केस था कि 1000 फ्रिक्शन फोर्स है और 1000 अप्लाइड फोर्स है, the body in question will be on the point of moving. अभी मूव करने वाला है अगर 1000 है तो, एंड द बॉडी विल ईदर बी मूविंग, इसमें अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो चुकी है, मतलब 1200 और 1000 वाला केस है कि अप्लाइड फोर्स 1200 हो चुकी है। तो अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर है तो ऑब्जेक्ट विल बी ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग, जिसे हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो चुकी है, तो भी फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करता है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू आर। जब फ्रिक्शन लिमिटिंग हो, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे हो, तो बॉडी जो द बॉडी इन क्वेश्चन विल ईदर बी मूविंग और विल बी ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग। अच्छा, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इज द लास्ट स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसा कि मैंने आपको बताया। इफ द फ्रिक्शन इज लिमिटिंग बट द बॉडी इज स्टेशनरी, 1000 वाला केस, फ्रिक्शन भी 1000 है और बॉडी स्टेशनरी है, मतलब अप्लाइड फोर्स भी इक्वल है, द बॉडी इज सेड टू बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। इफ द फ्रिक्शन इज लिमिटिंग, मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम कुव्वत पे काम कर रहा है लेकिन बॉडी अभी भी स्टेशनरी है, इसका मतलब ये लास्ट स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसीलिए इसे कहा जाता है that the body is said to be in limiting equilibrium. If the object is about to slip, कभी लिखा हो ना, about to move, about to move up, about to move down, about to move right, about to move left, about to slip. If the object is about to slip, that is, it is at the point of sliding or moving, it would mean that the object is in limiting equilibrium. ये अल्फाज जब सवाल मेंशन करेगा तो आप समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है भाई, ये बात बता दी मैंने आपको। इट इज द रेशियो ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट टू द नॉर्मल फोर्स प्रेसिंग द टू सर्फेसेस टुगेदर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम डील कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि पहले पार्ट में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने निकाला होता है या उसने हमें दिया हुआ होता है वो फिर सेम रहता है। एफ और आर बदल सकते हैं लेकिन म्यू एक सेम रहता है। म्यू एक वैसा कांस्टेंट है जो एक गिवन क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सेम रहता है, बल्कि उसकी वैल्यू को हम यूज करते हैं। तो कभी मैं कहता हूँ कि पार्ट 1 में आपने म्यू निकाला है ना, तो उसको आप 5SF में निकालो, क्योंकि अगर पार्ट 2 में आप जाके उसको यूज करोगे तो आप 3SF वाला वर्जन यूज नहीं करोगे। पार्ट 1 के आंसर में तो आपने म्यू को 3SF में दे दिया, बट म्यू 5SF में लिखेंगे ताकि अगले पार्ट में जब उसको यूटिलाइज करना हो तो 5SF वाला वर्जन यूज हो। वही बात जो मैं बार बार करता हूँ, वर्किंग 5SF, फाइनल आंसर 3SF। तो म्यू अनचेंज रहता है। तो इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस विल रिमेन कांस्टेंट।
इवन इफ एफ एंड आर चेंजेस। अच्छा, अब अगर उस सवाल में म्यू तो कांस्टेंट ही है, अब आप देखेंगे कि नॉर्मल डायरेक्शन सेम है, तो फिर इसका मतलब है फ्रिक्शन भी सेम ही होगी। तो या तो दोनों सेम रहेंगे या दोनों चेंज करेंगे तो इस तरह से चेंज होंगे कि म्यू जो है वो सेम रहे, तो म्यू कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब एक जनरलाइज इनइक्वालिटीज फॉर्म में कुछ बातें लिखी हुई हैं जो बहुत काम आती हैं 5 नंबर के सवालात में। तो मैंने कॉन्सेप्ट तो बना दिए, अब उसकी एप्लीकेशन ये हमने ऊपर ये देखा कि अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो या उससे कम हो, अप्लाइड फोर्स अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम हो या अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो, दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है। तो जब सवाल में लिखा हुआ हो ना, जब सवाल में ये मेंशन हो ना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो आप समझ जाइएगा। अच्छा, कभी कभार वो इनइक्वालिटी फॉर्म में कुछ प्रूफ करवाता है, तो जब इनइक्वालिटी फॉर्म में कुछ प्रूफ करवाया जाए तो आप फौरन समझ जाया करें कि इसका मतलब अप्लाइड फोर्स जो है, अगर कुछ इनइक्वालिटी फॉर्म में प्रूफ करवा रहा है और लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, तो आप समझ जाएंगे कि अप्लाइड फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। इन सच अ केस एफ इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर। सब ये जो एफ लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर वाली बात है मैं आपको बताऊंगा। याद रखिए, म्यू को जब आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाती है। लेकिन क्या पूरी की पूरी मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट करती है या नहीं करती? ये एक सवाल है जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं इसको, मैंने ये वाला जो केस है रेस्ट वाला, इसको दो में ब्रेक किया। इसका केस ए, अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, जो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 1000 है लेकिन अप्लाइड फोर्स आपकी 800 न्यूटन है, तो ये वो वाला केस है। अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट होगी ही नहीं, तो जो फ्रिक्शन एक्ट हो रही होगी वो 800 न्यूटन होगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, when the applied force is lesser than the maximum friction, the amount of friction is restricted to the amount of force applied, as friction is not a pulling force, it is an opposing force। ये बात मैंने आपको ऊपर समझा दी, यहाँ अल्फाज में बयान भी कर दी। when the applied force is lesser than the maximum friction, सरफेस की मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा है बट अप्लाइड फोर्स उसके मुकाबले में कम है, तो फ्रिक्शन पूरी मैक्सिमम एक्ट नहीं होगी। द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, as friction is not a pulling force, it is an opposing force। क्योंकि फ्रिक्शन जो है पुलिंग फोर्स नहीं है बल्कि वो ओपोजिंग फोर्स है। तो ऐसा केस वो होता है जिसमें हम कहते हैं F इज लेस देन म्यू आर। अब इसको इस तरह समझे, ये जो F है, this is the frictional force that is acting, and this mu into r is the maximum friction. The friction that is acting in a particular position is less than the maximum friction। तो जब म्यू को आर से मल्टीप्लाई किया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ जाती है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, तो जो फ्रिक्शन एक्ट हो रही होगी, उस सवाल में जो फ्रिक्शन एफ एक्ट हो रही होगी वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होगी। इसीलिए हम कहते हैं ये वो केस है जिसमें एफ लेस देन म्यू आर। ये वाहिद केस है जिसमें एफ लेस देन म्यू आर। बाकी जो अगले केस बी और केस सी आने वाले हैं उसमें फ्रिक्शन जो है वो म्यू आर के बराबर होगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन हो रही होगी, पूरी फ्रिक्शन लिमिटिंग एक्ट हो रही होगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट हो रही होगी। अच्छा, इसके जो दो केसेस थे, ये ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट, इन दो केसेस हैं रेस्ट वाले। अप्लाइड फोर्स या तो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम हो या अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो। जब बराबर होगी तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा, उस केस में एफ म्यू आर के बराबर हो जाएगा। ये अगला केस आ जाता है। अप्लाइड फोर्स लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला केस, केस ए है, इसमें एफ लेस देन म्यू आर है। लेकिन जो इसका केस बी है जिसमें अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू मैक्सिमम फ्रिक्शन, इक्वल्स टू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन, अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर है, तो मैंने कहा था 1000 न्यूटन की फ्रिक्शन थी और 1000 की ही अप्लाइड फोर्स हो जाए, इन सच अ केस एफ इक्वल्स म्यू आर। अब क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही है,
तो द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एक्टिंग इज इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट हो रही है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर है। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन विल बी टेकिंग इट्स लिमिटिंग वैल्यू एंड द ऑब्जेक्ट विल बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। और पहले ही बता दिया कि ये वो पॉइंट है जो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट जब होगा तो आप समझ जाएंगे अप्लाइड फोर्स या तो लेस देन है या इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन है। तो ये इनइक्वालिटी ऐसे बनती है, अप्लाइड फोर्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। जब सवाल आएंगे तो फिर इसको अप्लाई करवाऊंगा इंशाल्लाह। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे ही आपको एग्जामिनर कहता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सरफेस रफ है, ग्राउंड पे मूवमेंट हो रही है या किसी भी सरफेस के दरमियान मूवमेंट हो रही है और रफ लिखा हुआ है, इसका मतलब फ्रिक्शन तो है। फ्रिक्शन होने के बावजूद मूवमेंट हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है, तभी मूवमेंट हो रही है। अच्छा, मूवमेंट भी वो वाली जिसमें एक्सेलरेशन हो रही है। एक मूवमेंट होती है कि भाई गाड़ी चलते चलते अब एक्सेलरेटर छूट गया, अब अप्लाइड फोर्स, फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स कोई नहीं है, ड्राइविंग फोर्स कह लें, अप्लाइड फोर्स नहीं है। तो उस केस में सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होती है, ऑब्जेक्ट तो मूव करता है लेकिन नेट फोर्स उस केस में जीरो होती है। नहीं सॉरी, नेट फोर्स नेगेटिव होती है, क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स जीरो हो गई और बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन की है। तो नेट फोर्स जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में फोर्स जीरो है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, मिसाल है 1000 न्यूटन है और ड्राइविंग फोर्स जीरो हो चुकी है चलती हुई गाड़ी पे। गाड़ी चल रही थी 1200 न्यूटन पे, ड्राइविंग फोर्स थी, एक्सेलरेशन हो रही थी, जैसे ही ड्राइविंग फोर्स छुटी, अब गाड़ी तो मूव कर रही है, सडन तो नहीं खत्म होगा, ब्रेक तो नहीं दबाया हमने, तो अप्लाइड फोर्स जीरो हो चुकी है, फ्रिक्शनल फोर्स 1000 है, तो 0 माइनस 1000 इक्वल टू एम ए के मुताबिक डीसेलरेशन हो रही हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। तो अगर तो ये जो केस है जिसमें अप्लाइड फोर्स जीरो हो चुकी है और डीसेलरेशन हो रही है, ये भी वो केस है जिसमें फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही हो। तो अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन। अगर मूवमेंट है, इसका मतलब अगर मूवमेंट है विद एक्सेलरेशन, मूवमेंट है विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब नेट फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो ये वो केस होगा जब अप्लाइड फोर्स, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, ये मुकम्मल जुमला होगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, then that would mean the applied force is greater than the maximum friction। और जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है मतलब मूवमेंट है, और उस केस में न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा। और क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन तो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर होगी, और जब फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर होगी तो फ्रिक्शन म्यू आर के बराबर है, मतलब म्यू आर मैक्सिमम फ्रिक्शन है और जो फ्रिक्शन एक्ट हो रही है वो भी मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर होगी। तो अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, फ्रिक्शनल फोर्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लिहाजा फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट हो रही है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, तो एफ लेस देन म्यू आर। अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन बराबर है तो एफ इक्वल्स टू म्यू आर। अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड इन सच केस द फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग इज इक्वल्स टू म्यू आर। तो ए बी सी में, अच्छा रेस्ट वाले के मैंने ए बी बना दिए, मूवमेंट को समझ ले केस सी कह दे। तो केस सी में और केस बी में दोनों में एफ इक्वल्स टू म्यू आर है, बस केस ए है वाहिद जिसमें एफ लेस देन म्यू आर। When the applied force is greater than the maximum friction, the friction will be taking its limiting value and the object will start to move. Now Newton's second law will be used. जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाता है वो, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, और फ्रिक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए के मुताबिक एक्सेलरेशन निकाली जा सकती है अगर मास पता चल जाए और अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन भी पता चल जाए तो। अच्छा, ये मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाया, अब इसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बना दिया यहाँ पर। तो एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन क्या है भाई? एग्जाम्पल नंबर वन है कि एक फॉरवर्ड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, आपको नजर आ रही है अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, वही डायग्राम जो ऊपर बनाया था, नीचे की तरफ वेट, ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन। अब क्या हुआ भाई, मिसाल है अगर आपको बता दिया जाता है कि मास 125 kg है और जो
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस के दरमियान, वो 0.8 है। तो अगर आपको मास पता चल गया तो आपको वेट पता चल गया 1250, और वेट अगर आपको पता चल गया तो आपको नॉर्मल रिएक्शन भी पता चल गया। और अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन पता चल गया है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पता चल गई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पता है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। तो 0.8 को जब मैं 1250 से मल्टीप्लाई करूंगा, वेट इज 1250 न्यूटन, तो 0.8 एन आर इक्वल्स टू डब्ल्यू, आर इक्वल्स टू 1250, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एफ आ गया 0.8 इंटू 1250 विच इज 1000 न्यूटन। ये वही एग्जाम्पल जो मैंने लेकर चला था, वैल्यूज भी यहाँ पर उसी हिसाब से लेकर आया हूँ ताकि कंसिस्टेंसी रहे। तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितनी आ गई, 1000 न्यूटन आ गई। अब तीन केसेस थे, अप्लाइड फोर्स 800 न्यूटन है, तो जो फ्रिक्शन है वो अब रिस्ट्रिक्ट हो गई। मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 1000 है, लेकिन एक्ट कितनी करेगी, 800 न्यूटन एक्ट करेगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कम है, लिहाजा फ्रिक्शन फोर्स रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो जब फ्रिक्शन फोर्स दैट इज एक्टिंग इज 800 एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन इज 1000, तो 800 इज लेस देन 1000, 800 इज लेस देन 1000। सही है, 800 इज लेस देन 1000, इसलिए एफ इज लेस देन म्यू आर। अच्छा, अगर अप्लाइड फोर्स 1000 न्यूटन है तो अब फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही है 1000 न्यूटन, तो ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाला केस हो गया, फ्रिक्शन भी लिमिटिंग है, लिहाजा एफ इक्वल्स टू म्यू आर। अच्छा, पार्ट वन पार्ट टू दोनों रेस्ट पोजिशन है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम फ्रिक्शन, दैट इज व्हाई द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, जो ऊपर लिख दिया था। और तीसरा जो थर्ड पार्ट है, अप्लाइड फोर्स 1200 न्यूटन हो गई, तो फ्रिक्शन अभी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ही काम करेगी, और तभी एफ इक्वल्स टू म्यू आर होगा। अब क्योंकि अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स पॉजिटिव है, 1200 माइनस 1000 इक्वल्स टू एम ए, एम 125 था, एक्सेलरेशन आ गई 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, एफ लेस देन म्यू आर, एफ इक्वल्स टू म्यू आर। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो अप्लाइड फोर्स, इसका मतलब रेस्ट पर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पर है मतलब अप्लाइड फोर्स लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन है, अगर इनइक्वालिटी बनानी हो तो। अगर मूवमेंट है, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शन है, अगर इनइक्वालिटी बनाने का कहीं कहा जाए तो। मुझे बताएं, जो मैंने बातें कही हैं, क्या वो सारी बातें आपको क्लियरली समझ आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब एक्नॉलेजमेंट दे दें बेटा, शाबाश। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, 5 पेपर का एक सवाल लेते हैं ताकि हमें एक बात समझ आए। थोड़ी देर एग्जाम्पल पर आते हैं। 5 पेपर का सवाल है, जून 2004, पेपर 4, क्वेश्चन 1। 04 था मैकेनिक्स का कोड अभी भी, अब 41, 42, 43 है, ये वो उस वक्त के पेपर है जब वेरिएंट सिस्टम नहीं था, सही। अच्छा, अ रिंग ऑफ मास 1.1 kg इज थ्रेडेड ऑन अ फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रॉड। फिक्स्ड है मतलब रफ रॉड है, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स के कंपोनेंट्स में फ्रिक्शनल कंपोनेंट शामिल होगा। अगर वो लिखता है स्मूथ रॉड है, फिर फ्रिक्शन को नहीं लेते। अ लाइट स्ट्रिंग, लाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका मास नहीं है। A light string is attached to the ring and the string is pulled with a force of magnitude 13 Newton at an angle alpha below the horizon. Angle alpha below the horizon. Horizontal के साथ एंगल है और below the horizontal. और डायग्राम भी बनाया हुआ है, where tan alpha is 5/12. tan alpha जो है 5/12 है, और मुझे कहा जा रहा है सी डायग्राम। डायग्राम को देखें। The ring is in equilibrium. रिंग किसमें भाई? रिंग इक्विलिब्रियम में है। The ring is in equilibrium.
अच्छा, अब जब ये इक्विलिब्रियम लिखा होता है ना, तो आप समझ गए रेस्ट पोजीशन है, और अप इक्वल्स टू डाउन, राइट इक्वल्स टू लेफ्ट। फॉर रन आपके जहन में ये आना चाहिए, जैसे ही आप इक्विलिब्रियम का लफ्ज पढ़ें आपके जहन में आना चाहिए अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस एंड राइटवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्सेस। फॉर रन आपके जहन में ये चीज आ जानी चाहिए, अप इक्वल टू डाउन एंड राइट इक्वल टू लेफ्ट। अब सवाल ये पैदा होता है मैं क्या क्या फोर्स, तो मैं सबसे पहले ये कहता हूं अगर डायग्राम नहीं बना हुआ तो डायग्राम बना लें, विजुअलाइज करने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स का एग्जामिनर अक्सर एग्जामिनर रिपोर्ट में ये बात लिखता है कि बच्चे, कुछ बच्चे सवाल नहीं कर पाए, ये वो बच्चे थे जिन्होंने डायग्राम बना के विजुअलाइजेशन नहीं की। विजुअलाइजेशन करने से फायदा होता है, लिहाजा वन हैज टू विजुअलाइज। तो इसीलिए रिकमेंडेशन ये है कि आप विजुअलाइजेशन की आदत डालें, विजुअलाइजेशन करें। तो अब विजुअलाइजेशन करनी है आपको, सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो विजुअलाइजेशन आप करेंगे उसके लिए आप डायग्राम बनाएंगे। अब क्या, क्योंकि बना हुआ है तो सारा काम डायग्राम पे कर लें पेंसिल से, ताकि कुछ मिटाना भी हो तो मिटा सके। सबसे पहले तो याद रखें जो फोर्स दी होती है अगर वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है तो उसको रिजॉल्व करना होगा। रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, वी हैव टू रिजॉल्व द फोर्स। रिजॉल्विंग द फोर्स मींस to split it into its two component, the horizontal component and the vertical component. For that we need to know कि horizontally वो right जाएगा या left, vertically वो up जाएगा या down। तो वो तो बहुत कॉमन सेंस है, वेक्टर्स हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है डायरेक्शंस कि अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है रिजॉल्व करके, वन विल बी द लेफ्ट कॉम्पोनेंट एंड वन विल बी द डाउनवर्ड कॉम्पोनेंट। तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझ जाएं आपका ये वाला जो कॉम्पोनेंट, जो एडजेसेंट कॉम्पोनेंट होगा, ये होगा 13 cos अल्फा, और जो ऑपोजिट वाला होगा, लेफ्ट वाला होगा 13 cos अल्फा, डाउनवर्ड वाला होगा 13 sin अल्फा। अब इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये रिजॉल्विंग आपके सामने आ जाएगी। अभी डायग्राम आएगा इंशाल्लाह, मैं वापस लेकर आता हूँ वर्क। नीचे की तरफ क्या करता है भाई, तो वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। वेट मास 1.1 kg है, 1.1 को 10 से मल्टीप्लाई करें, वेट हो जाएगा 11 न्यूटन। ये तीसरी चीज हो। अच्छा, 13 को रिजॉल्व किया, दो कंपोनेंट्स हो गए, एक लेफ्ट एक डाउन, वेट डाउनवर्ड्स हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या बचा, रिंग और रॉड के दरमियान कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट एंड फ्रिक्शनल कंपोनेंट। तो नॉर्मल कंपोनेंट इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं वेट क्योंकि नीचे है तो नॉर्मल कंपोनेंट ऊपर होगा। ये जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं, इस केस में तो है ऊपर, लेकिन जब आपकी रॉड की प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब या तो ऊपर होगा, या परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स होगा, या डाउनवर्ड्स होगा। कुछ बच्चों के जहन में पता नहीं फिजिक्स से क्या कॉन्सेप्ट बैठा होता है, कुछ फिजिक्स वाले बच्चे कहते हैं सर वेट जहां होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेट नीचे होगा तो आर ऊपर होगा। जरूरी नहीं है। अगर ये स्ट्रिंग को मैं ऊपर कर दूं, यहाँ नहीं होती है, यहाँ होती, तो अब ये 13 cos अल्फा ऊपर की तरफ होता, 13 sin अल्फा सॉरी, ये फोर्स नीचे ना होती, ये ऊपर होती, अब 13 sin अल्फा ऊपर की तरफ होता और वेट नीचे की तरफ होता। अब मिसाल है 13 sin अल्फा को मैंने जब सॉर्ट आउट किया तो मेरी वैल्यू आ रही है मिसाल 13 न्यूटन ही आ रही है, और नीचे की तरफ वेट मेरा 11 न्यूटन है। तो अब नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ एक्ट करेगा, ऊपर नहीं एक्ट करेगा, नीचे एक्ट करेगा। यस, नीचे एक्ट करेगा। तो ये जो डायरेक्ट कहते हैं ना कि नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर एक्ट करेगा, ये गलत होता है। नॉर्मल डायरेक्शन कैन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स और वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो अब भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। मैं एक मिसाल देता हूं, मैं एक बात हमेशा बताता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट और फ्रिक्शनल कंपोनेंट, जो कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, ये कमजोर के साथी हैं। ये क्या है, कमजोर के साथी हैं। ये वीकर साइड पर एक्ट करते हैं, जो कमजोर साइड होती है उस तरफ ये एक्ट करते हैं, वीक साइड पर ये एक्ट कर रहे होते हैं, कमजोर के साथी हैं ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ऊपर की तरफ रिजॉल्व करने के बाद 13 न्यूटन बन रही थी, और हजार से 13 तो नहीं बन सकती, या 13 है तो रिजॉल्व की मिसाल है, अगर ऊपर 12 न्यूटन बन रही है और नीचे की तरफ 11 न्यूटन है, तब क्योंकि नीचे वाली साइड वीकर है तो आर नॉर्मल डायरेक्शन 1 न्यूटन है। अच्छा, नॉर्मल डायरेक्शन वीकर की साथ ही है और इस्तेमाल भी उतनी होगी जितनी जरूरत है।
पहले नॉर्मल रिएक्शन तमाशा देखती है, ऑब्जेक्ट कहाँ जाने लगता है। तो वो देखती है कि भाई ऊपर 12 है, नीचे 11 है, मेरी जरूरत कहाँ है, मेरी जरूरत नीचे की तरफ है। कितनी जरूरत है, बस 1 न्यूटन की जरूरत है। अच्छा, ऊपर वाली फोर्स मिसाल है, अगर ऊपर वाली फोर्स 20 न्यूटन हो जाती और नीचे वाली फोर्स 11 न्यूटन होती, तो अब नॉर्मल रिएक्शन कहती है मुझे मेरी ज्यादा ताकत की जरूरत है, तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ होता और 9 न्यूटन का होता। तो नॉर्मल रिएक्शन वीकर साइड पर एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स नॉर्मल कंपोनेंट वीकर साइड पर एक्ट कर रहे होंगे और अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो एक्ट कर रही होगी। फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी, देखना पड़ेगा। सिमिलरली फ्रिक्शनल फोर्स भी कमजोर की साथी है। अब यहां पर क्योंकि आपको बताया था फोर्स को जब मैंने रिजोल्व किया था तो लेफ्ट वर्ड फोर्स आ रही थी, तो 13 कॉस अल्फा रिंग को लेफ्ट ले जाने की कोशिश में है। तो क्या रिंग लेफ्ट जाएगी? इक्विलिब्रियम कह रहा है नहीं, रिंग लेफ्ट नहीं जाएगी। अब जब लेफ्ट नहीं जा पा रही तो क्या चीज रुकावट बन रही है? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल कंपोनेंट। तो फ्रिक्शनल रुकावट बन रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट होगी। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स राइट एक्ट करेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग के सिनेरियो क्या है। कोई फिक्स नहीं है कि लेफ्ट या राइट, कहीं भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द गिवन सिनेरियो, बट एक्ट हॉरिजॉन्टली करेगी। तो रॉड हॉरिजॉन्टल है, कॉन्टैक्टिंग सर्फेसिस से हॉरिजॉन्टली जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी और वर्टिकली जो है नॉर्मल रिएक्शन होगी। अप डाउन दोनों हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। तो मैंने सबसे पहले ये करना है कि मैंने सबसे पहले डायग्राम पे सारी फोर्सेज रिजॉल्व करनी है। जो मैंने आपको बताया था वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। 13 cos अल्फा लेफ्ट, 13 sin अल्फा डाउन, वेट डाउनवर्ड्स 11 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। क्यों भाई? क्योंकि वेट भी नीचे है, 13 sin अल्फा भी नीचे है, ऊपर की तरफ कोई है ही नहीं, तो ऊपर की तरफ वाहिद आर है। ऊपर वाली साइड वीकर है क्योंकि ऊपर कोई है ही नहीं, तो पूरी कुवत से आर एक्ट करेगा ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। वर्टिकली तो वैसे भी मूवमेंट नहीं हो सकती जब तक कि रिंग इतनी पावरफुल ना हो जाए कि वो रॉड को ब्रेक कर दे। ऐसा होता नहीं, सवाल ही चेंज हो जाएगा। लिहाजा वर्टिकल मूवमेंट नहीं होती, लेकिन वर्टिकली हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा। इस केस में हॉरिजॉन्टल रॉड है तो वर्टिकली इक्विलिब्रियम रहेगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें रॉड की प्लेसमेंट वर्टिकल होती है। याद रखें, अगर रॉड की प्लेसमेंट वर्टिकल है तो में नॉर्मल डायरेक्शन राइट लेफ्ट होगा और फ्रिक्शन अप डाउन होगी। समझ लें, हॉरिजॉन्टल रॉड हॉरिजॉन्टली था, रॉड वाज हॉरिजॉन्टली, तो फ्रिक्शन वाज राइट लेफ्ट पैरेलल टू द सर्फेसेस। ये जो रॉड है उससे पैरेलल एक्ट कर रहा था फ्रिक्शनल कंपोनेंट राइट लेफ्ट, और नॉर्मल कंपोनेंट परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा था अप डाउन। बट अगर रॉड वर्टिकल होता और रिंग यहाँ लगी होती और रिंग को स्ट्रिंग से खींचा जा रहा होता, तो अब समझ जाए कि रॉड से पैरेलल मतलब अप डाउन, फ्रिक्शनल फोर्स होती अप होती या डाउन होती, और रॉड से परपेंडिकुलर मतलब राइट लेफ्ट नॉर्मल डायरेक्शन होता। तो ये फिक्स नहीं होता कि नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा अप डाउन होता है, राइट लेफ्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग के रॉड की प्लेसमेंट क्या है। हाँ, जमीन जो है, जमीन पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसमें तो नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर ही होगा, लेकिन रॉड वगैरह के जो सवाल आते हैं उसमें रॉड की प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। अब आपने देखा फोर्स को 13 को रिजोल्व किया, दो कंपोनेंट्स आ गए, 13 साइन अल्फा, 13 कॉस अल्फा। ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन, नीचे की तरफ वेट, क्योंकि दोनों दोनों चीजें नीचे की तरफ है तो आर ऊपर की तरफ होगा। हॉरिजॉन्टली दो ही फोर्सेज हैं, 13 कॉस अल्फा लेफ्ट पर ले जाने की कोशिश में तो फ्रिक्शनल राइट हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। लिहाजा अप इक्वल टू डाउन, राइट इक्वल टू लेफ्ट होगा। तो आप क्या करेंगे? अप इक्वल टू डाउन, तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 13 साइन अल्फा, एंड राइट इक्वल टू लेफ्ट के मुताबिक एफ इक्वल टू 13 कॉस अल्फा। तो एफ इक्वल्स 13 कॉस अल्फा एंड आर इक्वल्स 11 प्लस 13 साइन अल्फा। अच्छा, बच्चा कहता है सर इसने टेन अल्फा इक्वल टू 5.12 दिया है, क्यों है ये? क्यों इस टेन अल्फा को ये 5.12 दे रहा है, अल्फा क्यों नहीं दे रहा? बच्चा कहता है सर टेन अल्फा दे रहा है, इसका मतलब अल्फा निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही, अल्फा आप निकाल सकते हो, बट अल्फा की एक्यूरेसी लेना 3 डेसिमल प्लेसेस में। याद रखना, एंगल इन डिग्री होगा तो वर्किंग 3 डेसिमल प्लेस में होती है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अल्फा को कैलकुलेट कर लो, tan इनवर्स 5/12 करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फिर अल्फा को आपको डेसिमल प्लेसेस में निकालना पड़ेगा, और फिर कॉस अल्फा में भी अल्फा डालेंगे और साइन अल्फा में भी अल्फा डालेंगे। ऐसा भी किया जा सकता है।
बल्कि डायरेक्ट कैलकुलेटर भी उठाया जा सकता है और आप लिख सकते हैं साइन अल्फा और अल्फा की जगह लिखे tan इनवर्स 5/12, तो डायरेक्ट आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 5/13। 5/13 डायरेक्ट एग्जैक्ट आ जाएगी। ये ज्यादा बेहतर होता है, अल्फा निकालना और लिखने से ज्यादा बेहतर ये होता है कि साइन अल्फा और अल्फा की जगह tan इनवर्स 5/12 लिखें, और कॉस अल्फा में कॉस लिखें और अल्फा की जगह tan इनवर्स 5/12 लिखें, तो आपका 12/13 और 5/13 आ रहा हो। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना ज्यादा बेहतर होता है। तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, बट बाज औकात कैलकुलेटर से भी नहीं आता, कुछ डेसिमल में आ रहा होता है, फ्रैक्शन में नहीं आता। तो इसके लिए मैं हमेशा ये बताता हूँ कि जो हमने P1 के अंदर प्योर मैथ्स 1 में हमने स्किल सीखी है कि व्हेन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन वी कैन फाइंड द अदर टू। ट्रिग्नोमेट्रिक की शुरुआत ही मैं यहाँ से करवाता हूँ। इफ वी हैव वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी कैन फाइंड द अदर टू। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर 5/12 है तो बाकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल सकते हैं। कैसे भाई? tan अल्फा 5/12 है, 5 इज ऑपोजिट, 12 इज एडजेसेंट। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक वी कैन फाइंड द हाइपोटेनस। इफ यू रिमेंबर मैंने समझाया है P1 के अंदर। तो रूट ऑफ 5² प्लस 12² का मतलब 13 आ गया। अब साइन अल्फा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो 5/13 बन गया। एंड कॉस अल्फा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13 बन गया। साइन अल्फा 5/13, कॉस अल्फा 12/13। कैसा? तो अब आपने कैलकुलेटर उठाया ही नहीं। एक तो कैलकुलेटर उठाया तो साइन अल्फा में अल्फा की जगह tan इनवर्स 5/12 रखा, कॉस अल्फा में अल्फा की जगह tan इनवर्स 5/12 रखा। कैलकुलेटर की मदद से भी आ रहा था, बट बगैर कैलकुलेटर के आपको पता है 5/12 पाइथागोरस थ्योरम से याद भी होता है कि उसका हाइपोटेनस 13 है। और फिर आप O अपॉन एच और A अपॉन एच से साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। तो 13 कॉस अल्फा में कॉस अल्फा की जगह आप 12/13 रखेंगे, और 13 साइन अल्फा में भी साइन अल्फा की जगह 5/13 रखेंगे। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं और आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी, इन एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप डेसिमल वैल्यू अल्फा की निकालते भी हैं तो उसकी इजाजत है, उससे आपको थोड़ी मुश्किल होगी, बट आपको एक्यूरेसी ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ वर्किंग एंगल एंड डिग्रीज की 3 डेसिमल प्लेस में लिया करें। तो अब यहाँ पर मैंने वही बात लिखी है, ये पूरा सवाल मुकम्मल। मैंने कहा डायग्राम जब आप सॉल्व करते हैं ना, डायग्राम में जब डायग्राम को भरते हैं ना, तो काम आधा आधा काम या बाजू का पूरा काम वही हो जाता है, बाकी फिर तो फॉर्मेलिटी होती है सवाल को करने की। तो पहले पार्ट में कह रहा है फाइंड द फ्रिक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द रिंग। तो आपको पता है राइट इक्वल्स टू लेफ्ट, एफ इक्वल्स 13 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज 12/13, तो 13 इंटू 12/13, 13 कट गया, 12 आंसर आ गया। फ्रिक्शनल फोर्स होगा 12 न्यूटन। फिर कह रहा है फाइंड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द रिंग, अप इक्वल्स टू डाउन। तो आर इज इक्वल्स टू 11 प्लस 13 साइन अल्फा, ये लिखा हुआ है। अप इक्वल्स टू डाउन लगाया है। फिर साइन अल्फा की जगह लिख दिया 5/13 जो यहाँ निकाला हुआ है। तो 13 टाइम्स 5 और 13 प्लस 11, 13 कट गया, 5 प्लस 11 इज 16। तो यहां से हमारे पास जो है आर आ गया। और फिर लास्ट पार्ट में कहता है गिवन दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिंग इज लिमिटिंग। आपको पता है क्यों बताता है लिमिटिंग? क्योंकि वो चाहता है कि आप म्यू इक्वल्स एफ अपॉन आर लगाओ। जब वो म्यू की वैल्यू निकलवाने का कहता है ना, तो वो लिखता है किसी ना किसी तरह, बताता है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम है लेकिन लिमिटिंग नहीं है, तो फिर उस केस में एफ लेस देन म्यू आर है। और जब एफ लेस देन म्यू आर होता है, इसका मतलब म्यू जो है वो एफ अपॉन आर से ग्रेटर होता है। तो म्यू इनइक्वालिटी फॉर्म में आ रहा होता है फिर, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रही होती है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होती है। तो फिर हम कहते हैं एफ अपॉन आर है और म्यू इज ग्रेटर देन एफ अपॉन आर, म्यू एफ अपॉन आर से ग्रेटर है। लेकिन जब वो म्यू की वैल्यू निकलवाने का कहता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो लिखता है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ताकि हम एफ इक्वल्स टू म्यू आर लगाएं और हम म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर से म्यू की वैल्यू फाइंड करें। इसीलिए जब ये लिमिटिंग वाली लाइन लिखता है, क्यों लिखता है ये? क्योंकि उसने ऊपर लिमिटिंग नहीं लिखा था, उसने सिर्फ इक्विलिब्रियम लिखा था। तो इक्विलिब्रियम की में तो दो बातें आती हैं, एफ लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर। हमें कौन सा वाले लेनी है? तो उसने जब लिमिटिंग लिखा तो उसने बता दिया कि एफ इक्वल्स टू म्यू आर वाली बात लेनी है, ताकि म्यू एफ अपॉन आर से आ जाए। तो गिवन दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिंग इज लिमिटिंग, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द रॉड। तो म्यू इक्वल्स एफ अपॉन आर, एफ भी निकाला हुआ है, आर भी निकाला, 12/16। अगर उसने डेसिमल में बोला होगा तो डेसिमल में देंगे, वरना फ्रैक्शन में छोड़ छोड़ सकते हैं।
लेकिन यहाँ तो खैर 12/16 एग्जैक्ट डेसिमल बन रहा है, राउंड ऑफ करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेसिमल ना हो तो 3SF में देंगे, सही है, 3SF से कम में नहीं देंगे। वर्किंग 5SF, फाइनल से 3SF, ताकि अगले पार्ट में म्यू यूज करना होगा तो 5SF वाला वर्जन यूज कर लूंगा और आंसर में 3SF वाला वर्जन दे दूंगा। भारत यहाँ 12/16 4 3 4 4 3/4 इज 0.75 एग्जैक्ट आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आपका 5 पेपर का सवाल है जो कि मैंने आपके कदमों में रख दिया है, आपको प्रॉपर मैंने समझा दिया है, यकीनन आपके भेजे में घुस गया होगा। 5 मार्क्स का ये सवाल था, को कॉपी कर लें और मुझे बताएं इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्लियर एंड डन लिख देंगे तो यहाँ तक मैं मुतमईन हो जाऊंगा। इज इट क्लियर? और लिख भी लें यकीनन। सबकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है प्रॉपर तरीके से। एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर, अल्हम्दुलिल्लाह।